मॉर्निंग एवरीवन। चलिए दोस्तों, तो हम थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट पर और फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे थे लेवरेजेस चैप्टर के बारे में। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या चीजें कवर कर ली, एक बार हम उसे रिवाइज कर लें। दोस्तों, हमने यहाँ पर ये लेवरेजेस चैप्टर की शुरुआत की थी, राइट। लेवरेजेस में हमने देखा था कि तीन तरह के लेवरेज होते हैं। एक होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, एक होता है फाइनेंशियल लेवरेज और एक होता है कंबाइंड लेवरेज, राइट। ऑपरेटिंग लेवरेज इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट, right? And higher the fixed cost, higher would be the operating leverage. Okay, now financial leverage is due to the presence of debt and preference in our capital structure, right? If there is no fixed cost and if there is no fixed debt or fixed preference, then there is no operating and no financial leverage, right? Okay, दोस्तों, ये हमने यहाँ पर इनके फॉर्मूलाज भी देखे थे और ये हमने देखा था कि जो ऑपरेटिंग लेवरेज है उसके तीन फॉर्मूलाज होते हैं। सबसे पहला होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, जो बताता है कि कितना गुना ईबीआईटी में चेंज आया सेल्स में चेंज आने की वजह से, राइट। और फिर इसके बाद हमने दो और फॉर्मूला देख लिया था, कॉन्ट्री अपॉन ईबीआईटी और 1 अपॉन एमओएस परसेंटेज, राइट। फिर इसके बाद हमने यहाँ पर फाइनेंशियल लेवरेज के बारे में पढ़ा था और फाइनेंशियल लेवरेज के हमने यहाँ पर फॉर्मूलाज देखे थे। तो सबसे पहला फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन ईएईएस या फिर ईपीएस, दोनों सेम ही रहता है हमेशा परसेंटेज में, अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी या फिर ऑपरेटिंग इनकम, राइट। यहां पर ये बता रहे हैं कि अगर ऑपरेटिंग इनकम यानी ईबीआईटी में चेंज आए, डिनोमिनेटर में चेंज आए, तो ईएईएस में कितना चेंज आएगा, राइट। फिर इसके बाद हमने डीएफएल का एक और फॉर्मूला देखा था। क्या आपको आज भी याद है वो क्या था फॉर्मूला डीएफएल का? ईबीआईटी, हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से आता है ना, इंटरेस्ट की वजह से आता है ना फाइनेंशियल लेवरेज, तो उसके एक ऊपर का नंबर डिवाइडेड बाय एक नीचे का नंबर। तो फॉर्मूला क्या था? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। लेकिन ये फॉर्मूला तभी यूज कर सकते हैं जब सिर्फ डेट हो, प्रेफरेंस नहीं हो। अगर दोनों हो तो फिर क्या था फॉर्मूला? ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी, यानी प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, राइट। ये रहे वो फॉर्मूलाज जो हमने सबसे पहले डिस्कस करा। If only debt exists, no preference. If both exist, then that's the formula, right? फिर मैंने इसका एक ऑल्टरनेटिव फॉर्मूला भी बताया था कि एक काम करो भाई, इसको प्री टैक्स करने की बजाय सबको आफ्टर टैक्स कर दो, पोस्ट टैक्स कर दो। यानी ईबीआईटी को भी आफ्टर टैक्स कर दो, ईबीआईटी माइनस आई को आफ्टर टैक्स कर दो, और ये तो फिर पहले से ही आफ्टर टैक्स होता है, राइट। दोस्तों, अब हम समझेंगे यहाँ पर किसके बारे में? कंबाइंड लेवरेज के बारे में। अब कंबाइंड लेवरेज एक ऐसी चीज है जो कभी सिखानी नहीं पड़ती क्लास के अंदर, वो अपने आप ही समझ में आने लग जाता है कि कंबाइंड लेवरेज क्या है। सेल्स से लगाकर ईबीआईटी तक कनेक्शन जो बिठाता है उसे दुनिया क्या कहती है? सेल्स से लगाकर ईबीआईटी तक जो कनेक्शन बिठाता है उसे हम क्या कहते हैं? डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज। ईबीआईटी से लगाकर ईएईएस या फिर ईपीएस तक जो कनेक्शन बिठाता है उसे हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल लेवरेज। और दोनों कंबाइन हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? कंबाइंड लेवरेज, राइट। अब मैं आपके सामने एक चीज पेश करने जा रहा हूं। क्या डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज इज इक्वल टू डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज प्लस डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज? क्या ये फॉर्मूला सही है? ये फॉर्मूला सही है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप गलत है, ये फॉर्मूला गलत है। उसके पीछे कारण समझिए। अगर सपोज करें कि सेल्स में 10% का चेंज आया है ना, तो 10% का कितना गुना? 1.5 टाइम्स। कहां चेंज आएगा ये? ईबीआईटी में। यानी ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा? 15%. If sales goes up by 10% and DOL is 1.5 times, then operating income will increase by 15%. Now the financial leverage is 2 times, which means EAES कितना परसेंट बढ़ेगा? 30%. Very good, right? तो आप एक बात बताइए, ये जो 1.5 टाइम्स है और 2 टाइम्स है, इनमें एडिशन का इफेक्ट आया या मल्टीप्लायर का इफेक्ट आया? मल्टीप्लायर। 10 पहले 1.5 से मल्टीप्लाई हुआ और फिर जो आया वो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, राइट। तो करेक्ट तरीका डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट करने का आप जानते हो क्या? डीओएल और डीएफएल जुड़ते नहीं, अभी यहां जोड़ दिया तो कुछ भी बन जाएगा, 3.5 बन जाएगा, विच इज नथिंग, राइट। अगर कंबाइंड लेवरेज कैलकुलेट करना है तो ये ना गुना है, गुना। ये 1.5 टाइम्स है और ये 2 टाइम्स है। इज दैट क्लियर? तो अल्टीमेटली इन दोनों में पता है क्या इफेक्ट आएगा? मल्टीप्लायर का इफेक्ट आएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा। यानी डीओएल इंटू डीएफएल करेंगे तो दैट विल बिकम व्हाट? कंबाइंड लेवरेज, राइट। तो यहां पर डीओएल कितना है, डीएफएल कितना आता है? 3 टाइम्स। और हमने देखा भी था कि व्हेन सेल्स वेंट अप बाय 15%, ईएईएस वेंट अप बाय
30%। तो 3 गुना इफेक्ट आया, वहां 10% इफेक्ट आया, यहाँ पर 30% इफेक्ट आया, राइट। ऑल्टरनेटिवली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये देख सकते हैं कि भाई कंबाइंड लेवरेज क्या देखेगा कि सेल्स में चेंज आने की वजह से ईएईएस में आखिर कितना चेंज आया, राइट। यानी फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन ईएईएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, राइट। सो दिस आर दी फॉर्मूलाज। एक तो मल्टीप्लीकेशन वाला फॉर्मूला हो ही गया, एक परसेंटेज वाला फॉर्मूला हो गया, परसेंटेज चेंज इन ईएईएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसको ऐसा पढ़ सकते हैं, कंबाइंड लेवरेज टेल्स अस बाय हाउ मच द ईएईएस विल चेंज ड्यू टू चेंज इन सेल्स, कि सेल्स में चेंज होने की वजह से यहां कितना चेंज आएगा, दैट इज कंबाइंड लेवरेज, राइट। अब यहां पर ये जो फॉर्मूलाज हैं, अगर मैं इन फॉर्मूलाज को यहां पर लिख दूं DOL इंटू DFL, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, DOL का फॉर्मूला क्या है, कॉन्ट्री अपॉन EBIT। DFL का फॉर्मूला क्या है, EBIT अपॉन EBIT माइनस आई माइनस DP अपॉन 1 माइनस T। तो यहाँ पर EBIT से EBIT कैंसिल हो जाता है, नहीं हो जाता है, हो जाता है। तो अल्टीमेटली DCL का अगर मुझे एक और फॉर्मूला लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, है ना। तो आप बिना देखे बताइए क्या है DCL का, 3 फॉर्मूलाज बता दो, चलो DCL के 3 फॉर्मूलाज। एक तो DOL इंटू DFL, यस, परसेंटेज चेंज इन ईएईएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स, और एक और फॉर्मूला कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस T, राइट। यानी देखा जाए तो जो सबसे आखिरी वाला फॉर्मूला है ना, इसमें हमने न्यूमरेटर तो DOL का ले लिया, हाँ, और डिनोमिनेटर किसका ले लिया, DFL के फॉर्मूले का ले लिया, राइट। तो ये हैं वो 3 फॉर्मूलाज जो कि हमने यहाँ पर देखे, राइट। तो क्या कंबाइंड लेवरेज आपको समझ में आया, यस। ये हमने एक और कॉन्सेप्ट सीख लिया कंबाइंड लेवरेज से रिलेटेड। तो अब हमारा DOL क्लियर है, DFL क्लियर है और DCL क्लियर है, राइट। इसी के साथ साथ हमने यहाँ पर ना कुछ रेशियोज देखे थे, राइट। रेशियोज में हमने सबसे पहले कौन सा रेशियो देख लिया था, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। यहाँ पर मैंने इस एग्जाम्पल की मदद से समझाया था कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, राइट। यहाँ पर इक्विटी ने कितना रुपया लगाया रहेगा, 4 लाख, प्रेफरेंस ने 4 लाख और डेट ने कितना, 2 लाख। इन तीनों का जो पैसा आया वो कंपनी ने एसेट्स में लगाया, यानी किधर तो भी प्रोजेक्ट में लगाया, कोई प्लांट एंड मशीनरी करा होगा, कुछ बिल्डिंग बिल्डिंग बनाया होगा, इन्वेंटरी लेकर आए होंगे, बिजनेस चलाया होगा, एंड सो ऑन, सो दैट इज कॉल्ड एज अ प्रोजेक्ट, राइट। अब सपोज करो कि इस प्रोजेक्ट से हमें EBIT मिला है 2 लाख रुपीज, है ना, ज्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा हूं मैं, 2 लाख रुपीज का क्या मिला है, EBIT। EBIT किसको बिलोंग करता है, EBIT में से ही डेट का हिस्सा मिलता है, डेट का शेयरिंग मिलता है, उसी में से ही प्रेफरेंस को भी अपना शेयरिंग मिलता है, और उसी में से ही इक्विटी को अपना शेयरिंग मिलता है। हाँ, मैंने यहां से EBIT में से अगर आय हटा दिया, EBT बचा सिर्फ, तो फिर काहे बात का शेयरिंग डेट का, राइट, ओके। यानी क्या आप मेरे साथ एक बात पर सहमत होते हो कि EBIT वो नंबर है जो जिससे तीनों में बटता है, EBIT वो नंबर है जिससे तीनों में बटता है, राइट। अब आप एक बात बताना, बहुत काम की बात मैं पूछ रहा हूं, सपोज करो कि आपने डेट से 12% में पैसा रेस करा, है ना, इसका मीनिंग मुझे समझाओ, डेट से 12% में पैसा रेस करा, उसका मीनिंग क्या है ना, जितना भी हमने डेट लिया है ना, कितने रुपीज का हमने डेट लिया, 2 लाख रुपीज का डेट लिया, उस पर 12% हमें इंटरेस्ट देना है, राइट। उसी तरीके से प्रेफरेंस पर भी कुछ देना पड़ेगा, आई डोंट नो, और इक्विटी को भी देखो, कमिटमेंट तो नहीं होता इक्विटी को, लेकिन जो बचता है वो सब किसका होता है, इक्विटी का भी, ज्यादा बचा ज्यादा उसका, कम बचा कम उसका, राइट, ओके। तीनों का मिलाकर पैसा कितना आया, 10 लाख। वो पूरा पूरा 10 लाख कहां लगाया, प्रोजेक्ट में। प्रोजेक्ट से कितना रिटर्न कमाया, ये 2 लाख क्या है, EBIT, राइट। अब गहरी बात, जिस दिन मैं इस EBIT को डिवाइड कर दूं किससे, 10 लाख रुपीज से, विच इज कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना, कितना ये जो आएगा नंबर, उसे दुनिया क्या कहेगी, रिटर्न ऑन, है ना, वर्ड्स को फील करना, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कैपिटल एम्प्लॉय करिए, बोलते जाना, कितने रुपीज एम्प्लॉय करिए, 10 लाख, उस पर कितने रुपीज रिटर्न कमाए, 2 लाख, यानी परसेंटेज में बोल के बताओ कितना रिटर्न कमाए, 20%, राइट। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इज EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, कितना परसेंट रिटर्न कमाया, 20%, है ना। एक और बात क्लियर कर दो मुझे, ये जो 20% रिटर्न है, ये पोस्ट टैक्स रिटर्न है या ये तो प्री टैक्स है, वेरी गुड यार, गजब जवाब दे रहे हो, प्री टैक्स रिटर्न है ना, प्री टैक्स रिटर्न हमने प्रोजेक्ट से कमाया कितना, 20%, है ना। अब तुम एक काम करो, अब तुम ये मान लो कि तुम्हारा ये अवतार है, तुम कौन हो, इक्विटी हो, है ना।
तुम बोलोगे कि अब मैंने जो डेट से पैसा रेज करा, कितने परसेंट पर रेज करा, डेट से पैसा कितने परसेंट पर रेज करा, 12%। मैंने समझदारी भरा निर्णय लिया या नहीं लिया, बताओ, मैंने समझदारी दिखाई या नहीं दिखाई, मैं समझदारी दिखाई या नहीं दिखाई, वो डिसीजन लेने के लिए, तुम्हारी हेल्प करने के लिए यहां पर एक और नंबर दे देता हूं। सपोज करो 8% एक और नंबर है, और सपोज करो 25% एक और नंबर है ना। सिचुएशन 1 की तुमने पैसा रेज करा 8% पर, सिचुएशन 2 की तुमने पैसा रेज करा 12% पर, सिचुएशन 3 की तुमने पैसा रेज करा 25% पर। इन तीन सिचुएशन में से किस सिचुएशन में समझदारी नहीं है? 25% पर, राइट। क्योंकि ये तो वो हो गया कि खाया पिया कुछ नहीं और ग्लास फोड़ा 12 आना। मतलब क्या हुआ कि अपन ने उससे 2 लाख रुपीज लिए, और वो 2 लाख हमने लिए कितने में? 25 की। भाई तुझे कितना देंगे? 25% देंगे। हम डेट को बोल रहे हैं, राइट, वी आर इक्विटी शेयर होल्डर। हम तुझे 25% देंगे, ला दे पैसे, दे पैसे दे। उसने 2,000 रुपए के नोट की, पिंक कलर के नोट की उसने गड्डी दे दी, 2 लाख रुपए दे दी। वो 2 लाख इस 10 लाख रुपए का हिस्सा है। हाँ, वो 10 लाख रुपीस हमने बिजनेस में लगाए, और उस 10 लाख पर रिटर्न कितना जनरेट हुआ? कितना परसेंट रिटर्न जनरेट हो? 20%। मतलब उससे जो 2 लाख लिए उस पर भी 20% जनरेट हुआ, हमारे 4 लाख पर भी 20% जनरेट हुआ, और प्रेफरेंस के 4 लाख पर भी 20% रिटर्न जनरेट हुआ। क्या करा यार, वो जो उससे 2 लाख लिए थे वो 2 लाख उस 10 लाख के अंदर है। हाँ, और पूरे 10 लाख पर 20% जनरेट हुआ का मतलब होता है कि हर एक एक रुपए पर 20% रिटर्न जनरेट हुआ है। तो वो जो 2 लाख डेट से लिए उस पर भी रिटर्न कितना जनरेट हुआ? 20%। कमाया कितना? 20%। देना कितना है? समझदारी है? नहीं। ये लेवरेजिंग जो आपने करी ना, ये आपके फेवर में हुई लेवरेजिंग। जब आपने 25% पर डेट लिया तो क्या बोलेंगे? ये जो आपने फाइनेंशियल लेवरेजिंग करी है, फाइनेंशियल लेवरेजिंग ही कहीं ना कहेंगे ना, क्योंकि आपने डेट से पैसा रेज किया। ये फाइनेंशियल लेवरेजिंग आपके फेवर में हुई या मतलब नहीं? नहीं, राइट। मतलब पता है फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज किस किस सिचुएशन में बोलेंगे? 1 2 3 में बताओ, कब 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 फाइनेंशियल लेवरेज फेवरेबल रहा? 8% में फेवरेबल रहा, और मैं तो कहता हूं कि 12% में भी फेवरेबल रहा। इनफैक्ट मैं बड़ी बात बोल दूं कि कब तक? जब तक आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट है वो 20% से कम है, तब तक आपने जो फाइनेंशियल लेवरेज करी उसे समझदारी कहा जाएगा, राइट। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इफ योर इंटरेस्ट परसेंट ऑन डेट इज लेस देन, क्या लेस देन व्हाट? आरओसी परसेंट, एक जनरलाइज अपन एक कॉन्सेप्ट निकाल रहे हैं। इफ योर इंटरेस्ट ऑन डेट परसेंट इज लेस देन आरओसीई परसेंटेज, देन योर फाइनेंशियल लेवरेज इज फेवरेबल। बढ़िया करा, राइट। क्योंकि सिंपल सी बात है भाई, इंटरेस्ट ऑन डेट आपको देना है और आरओसी आपने कमाना है। तो आपने कमाया ज्यादा, दिया कम, उनसे जो पैसा लिया उस पर कमाया ज्यादा, दिया कम, मतलब समझदारी कहा जाएगा। यस। अच्छा, कौन सा वाला आरओसी यहां पर कंपैरिजन करते वक्त लेना है? पोस्ट टैक्स आरओसी लेना है, प्री टैक्स? प्री टैक्स। और अभी जो हमने निकाला ईबीआईटी यूज करा, मतलब वो ईबीआईटी इज अर्निंग्स बिफोर टैक्स, तो वो प्री टैक्स आरओसी। इज दैट क्लियर? Okay, so can I say till the time your interest on debt is less than, till the time your interest on debt is less than pre-tax ROC, then financial leverage is favorable. जिस दिन इंटरेस्ट ऑन डेट ज्यादा हो गया, आरओसी का परसेंटेज कम हो गया, उस दिन क्या बोलेंगे कि फाइनेंशियल लेवरेज ने हमारे फेवर में काम किया या हमारे खिलाफ काम किया? खिलाफ, एडवर्स बोल देंगे। इज दैट क्लियर? ओके। मान लो कि एग्जैक्ट बराबर हो गया। एग्जैक्ट बराबर हो गया मतलब उनसे हमने 20% पर ही पैसा रेज करा, और वो पैसा जिधर भी लगाया उधर से रिटर्न भी कितना आया? 20%। हम बोलेंगे वी आर इनडिफरेंट, आपकी इच्छा हो तो दे दो पैसा, जो लगाएंगे जो आएगा वो सीधा आपको मिल जाएगा, हमारा तो कुछ फायदा ही नहीं होने वाला है इक्विटी का, राइट। तो ये बात दोस्तों आपको मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट के अंदर बता रखी। क्या रहता है कि सीए इंस्टीट्यूट ना कभी कभी पूछ लेता है, शुड वी एम्प्लॉय डेट? क्या पूछ लेता है? क्या हमें डेट, है ना, एम्प्लॉय मतलब डेट से पैसा लेकर बिजनेस में लगाना चाहिए या नहीं? तो हम क्या बोलेंगे भाई, जब तक आपका आरओसीई या फिर आरओआई, कौन सा वाला, प्री टैक्स, ज्यादा है, किससे ज्यादा है? इंटरेस्ट रेट। लगाओ, खूब डेट लगाओ, जितना मन कहे पैसा रेज करो, हाँ, क्योंकि उनको दे कम रहे और कमाओ उनके पैसों पर ज्यादा रहे। अच्छा, जो ज्यादा कमा रहे उसमें से दे उनको कम रहे, बचा हुआ पैसा किसका? इक्विटी का। तो फायदा ही फायदा होगा ना। यस। देन ऐसा कहते हैं कि लेवरेज कैसा है?
फेवरेबल है और कंपनी शुड एम्प्लॉय डेट। उसका रीजन मैंने क्या लिखा हुआ है वो आप एक बार यहां पर पढ़ ले। सिंस कंपनी इज अर्निंग हायर ऑन अमाउंट बोरोड देन व्हाट कंपनी हैज टू पे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, सेकंड सिचुएशन आप यहां पर पढ़ें, अगर प्री टैक्स आरओसी या आरओआई छोटा पड़ जाए, कम हो जाए, यानी कि प्री टैक्स आरओसी मिल रहा है 20% और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी हो गई, मतलब है या कोई मतलब नहीं, फिर कोई मतलब नहीं, राइट। अनफेवरेबल लेवरेज कहा जाएगा और कंपनी को ऐसी सूरत में डेट से पैसा नहीं लगाना चाहिए। मालूम है क्यों? क्योंकि फिर उससे इक्विटी वालों का नुकसान होता है ना। उससे 2 लाख रेस करें, वो 2 लाख इधर लगाए, उस 2 लाख पर कमाए कितना परसेंट, 20%, देने कितने 25। अभी एक्स्ट्रा 5 किसकी जेब से जाएगा, इक्विटी के हिस्से से जाएगा भाई, जो भी कमी पेशी वो इक्विटी को पूरी करनी पड़ी। अगर प्री टैक्स आरओसी और इंटरेस्ट रेट कैसी हो जाए, इक्वल, सेम, हम क्या बोलेंगे, वी आर न्यूट्रल, राइट। देयर इज नाइदर एनी एडवांटेज नॉर एनी डिसएडवांटेज। इज दैट क्लियर? सो फाइनेंशियल लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। कभी वो फेवरेबल भी हो सकता है, कभी वो अनफेवरेबल भी हो सकता है। डबल एज स्वॉर्ड का मतलब समझते हो, दो मुंही तलवार, मतलब उस तरफ भी तीखी इस तरफ भी तीखी। अभी अपन ने सामने घुसा दी तो वो गया, और मान लो उसने ताकत लगा दी तो हम गए, राइट। तो ये डबल एज स्वॉर्ड है ना, ये उस पर भी हमला कर सकती है और हम पर भी कर सकती है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, ठीक है, ओके। अब ज्यादा बड़ी बात तो नहीं करूंगा, इसी एग्जाम्पल पर वापस आते हैं, है ना। प्रेफरेंस की वजह से भी फाइनेंशियल लिवरेज होता है, यस और नो? यस। क्यों होता है? क्योंकि उस बंदे को हमें देना फिक्स है, पर उससे कमाएंगे कितना वो एक अलग एस्पेक्ट, ओके। सपोज करो कि हमने प्रेफरेंस कैपिटल रेस करी और उनसे क्या वादा किया कि हम आपको 12% डिविडेंड देंगे, ओके। अब हमने यहां पर अपना पैसा लगाया 4 लाख, प्रेफरेंस से बोला आप एक काम करो, निश्चिंत रहो, आप एक काम करो, डेट वाले ने 2 लाख रुपए दिए हमको, 2000 रुपए के नोट की एक गड्डी दी, आप 2 गड्डी फेंको। तो प्रेफरेंस वाले ने हमें 2000 रुपए के नोट की 2 गड्डियां दे दी, 4 लाख रुपए हम प्रेफरेंस से लेकर आ गए। उसको क्या वादा करा, भाई तू चिंता मत कर, हम कितना तुम्हें डिविडेंड देंगे, 12% डिविडेंड देंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट। 4 लाख रुपीज लेकर आ गए। अपन ने अपने भी लगाए 4 लाख, उसके भी 4 लाख हो गए, इसके 2 लाख हो गए, टोटल कैपिटल कितनी हो गई, 10 लाख। ये 10 लाख जाकर हमने कहाँ लगा दी, किसी प्रोजेक्ट से अर्निंग बिफोर कितना आया, 2 लाख आया, राइट। यानी कि हमारा आरओसीई का परसेंटेज कितना है, 20% है हमारा आरओसीई परसेंटेज, ओके। अब आप मेरे गहरे सवाल का जवाब दीजिए कि प्रेफरेंस से पैसा रेज करके हमने समझदारी की या हमने समझदारी नहीं की, या अभी कुछ कह नहीं सकते, एक और नंबर लगेगा, एक और नंबर लगेगा। कौन सा नंबर लगेगा, टैक्स रेट, राइट। वो गजब यार तुम तो, क्योंकि 10 लाख रुपीस जो रेज करें, है ना, वही 10 लाख हमने प्रोजेक्ट में लगाए हैं, यस। और प्रोजेक्ट से ये जो 2 लाख रुपीस कमाया है, इट इज बिफोर टैक्स, राइट, इट इज बिफोर टैक्स। लेकिन क्या जो हम प्रेफरेंस को पैसा देते हैं, इनकम स्टेटमेंट को दिमाग में रखना, तो प्रेफरेंस को जब उसका हिस्सा पाती मिलता है, तो क्या प्रेफरेंस को पहले मिलता है, पहले तो सरकार हमसे टैक्स ले जाती है, पहले तो सरकार टैक्स ले जाती है, राइट, ओके। व्हिच मींस कि 20% इज अ प्री टैक्स नंबर which is not comparable with 12% which has to be paid after tax। क्या बोलते हो, yes। तो मुझे यहां पर क्या कैलकुलेट करना चाहिए, पोस्ट टैक्स आरओसी की, भाई मतलब ये प्रेफरेंस बोलेगा हाँ बेटा इक्विटी मजे में, हाँ हमसे कितने में पैसा रेस करा तुमने, 12%, हाँ बेटा खुद कितने छाप रहे हो, 20%। हम बोलेंगे इधर आ भाई, ये जो 20% हमने कमाया है ना, ये सीधे कोई हमारे घर नहीं जा रहा है, और ना हम इस 20% में तुमको कुछ दे सकते। जैसे ही मैं 20% तुम्हें देने लगा ना, इतने में सरकार की टैक्स वाली गाड़ी, टैक्स वाली जीप साइन करते हुए आ जाएगी और बोलेगा पहले हमारा 30% टैक्स निकालो। कितना, सरकार क्या बोलेगी, कमाया ना तुम लोगों ने पैसा, निकालो उस पर 30% टैक्स। तो भाई ये जो 20% रिटर्न है ना, ये तो प्री टैक्स है, मुझे सरकार को तो ईमानदारी से टैक्स देना पड़ेगा, है ना। तो देख अपन एक काम करते हैं, इस नंबर को क्या कर लेते हैं, पोस्ट टैक्स, है ना। 20% तो जो मैंने कमाया वो कोई मेरे घर तो जा नहीं रहा है ना, मैं उसमें से तुझे हिस्सा पाती दे सकता हूं, है ना। इस नंबर पर पहले हमें क्या पे करना पड़ेगा, टैक्स।
तो अपन देख बेटा ये देखते हैं कि पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना। हाँ तो जरा करके बताओ यार, इधर 20% को पोस्ट टैक्स करो कितना आता है? 14%, है ना। प्रेफरेंस वाला, हाँ बेटा फिर भी मजे में है ना। सब टैक्स वैक्स खर्चा बिर्चा सब काट के सरकार को टैक्स देकर कितना बचता है? 14%। और तुम लोग हमें देता कितने हो? 12%। तो इक्विटी बोलेगा भाई सारी रिस्क कौन ले रहा है? मैं ले रहा हूं। कल को मान ले कम रिटर्न आता, मान ले 10% ही रिटर्न आता, तो भी मैं तो तुझे कमिटमेंट किया था कि मैं तुझे 12% दूंगा, मुझे देना पड़ता। और सारा नुकसान फिर किसका होता? मेरा होता। तो रिस्क किसने लिया? तो रिवॉर्ड भी कौन लेगा? इक्विटी, राइट। पर हाँ ये तू बात सही बोल रहा है कि तेरे पैसों पर मैंने रिस्क लिया था, लेकिन वो रिस्क की वजह से मुझे नुकसान नहीं हुआ, मुझे फायदा हुआ, राइट। तो क्या यहां पर जो आपने प्रेफरेंस से पैसा रेज करा है 12% पर, और अगर आपका प्री टैक्स आरओसी 20% और पोस्ट टैक्स कितना है? 14% है ना पोस्ट टैक्स आरओसी, वो समझदारी रही प्रेफरेंस से जो आपने लेवरेज करा वो फेवरेबल रहा या एडवर्स में गया? फेवरेबल रहा, राइट। तो प्रेफरेंस के केस में लेवरेज फेवरेबल रहा या नहीं रहा, वो किससे कंपेयर करके निकालते हैं? प्री से या पोस्ट से? पोस्ट से, क्योंकि जो उसको वो देते हैं वो भी कौन सा नंबर देते हैं? पोस्ट टैक्स, राइट। यही बात दोस्तों मैंने यहां पर लिखी हुई है फाइनेंशियल लेवरेज में। व्हेन शुड कंपनी एम्प्लॉय प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो आप यहां पर और यहां पर ये एग्जैक्ट सेम चीज है, बस यहां पर जो आपको कंपैरिजन करना है वो कौन से आरओसी से करना है? पोस्ट टैक्स, राइट। तो पोस्ट टैक्स आरओसी अगर 14% और प्रेफरेंस को आपको सिर्फ कितना देना है? 12%, तो फिर लेवरेज कैसा है? कंपनी शुड रेज मनी फ्रॉम प्रेफरेंस, देयर इज नो प्रॉब्लम, क्योंकि जो उनको देना है उससे ज्यादा आप कमा रहे हो सरकार वर्कार को उनका टैक्स भी देकर, राइट। ओके। लेकिन हाँ अगर पोस्ट टैक्स आरओसी सपोज करो सिर्फ 10% आफ्टर टैक्स, और आपने देना कितना है? मतलब है या कोई मतलब नहीं? कोई मतलब नहीं, और इक्वल है तो हम न्यूट्रल हो जाएंगे, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान, ठीक है। चलिए ये दोस्तों हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझे हैं, और फिर हमने ये सारे रेशियोज भी पढ़े थे। आपको ये रेशियोज तो समझ में आ गए ना? आरओसी ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा आरओई का फॉर्मूला भी समझा ना आपको? आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी, कि इक्विटी के पैसों पर कितना रिटर्न कमाया। तो इक्विटी के पैसों पर कितना रिटर्न कमाया वो कैसे निकालते हैं? इक्विटी का जो पैसा है वो कहाँ रख लो? डिनोमिनेटर में। और इक्विटी के लिए जो रिटर्न कमाया वो कहां रख लो? न्यूमरेटर में। इक्विटी के लिए रिटर्न कमाया वो कैसे मालूम चलता है? EAES से अपॉन इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड। इज दैट क्लियर? चलो आते हैं यार क्वेश्चंस पर आते हैं। सो लेट्स कम ऑन टू अवर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 एक आरटीपी का क्वेश्चन है। अ फर्म हैज सेल्स ऑफ रुपीज, कितना लिखा है? 75 लाख। एक फर्म है जिसका 75 लाख रुपीज का सेल्स है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी परसेंट है? 56%। अब ये 56% का मीनिंग क्या है कि सेल्स का 56% क्या है? वेरिएबल कॉस्ट। इसका इंप्लाइड मीनिंग है कि रिमेनिंग 44% क्या है? कंट्रीब्यूशन, है ना। एंड फिक्स कॉस्ट इज रुपीज कितना? 6 लाख। जिस दिन कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट भी हटा देंगे क्या बचेगा? EBIT। इट हैज अ डेट ऑफ रुपीज 45 लाख एट 9% एंड इक्विटी ऑफ रुपीज 55 लाख। यानी कंपनी ने कुल 1 करोड़ रुपया लगा रखा है, 100 लाख रुपीस, जिसमें से 45 लाख उन लोगों ने डेट से ले रखा है, और डेट पर ब्याज कितना देते हैं? और इक्विटी से उन्होंने 55 लाख रुपीस ले रखे, और इक्विटी पर तो कोई फर्म कमिटमेंट होता ही नहीं। यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रीट। ओ वर्ड क्या लिखा है? यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट या फिर यू आर रिक्वायर्ड टू इंटरप्रीट? इंटरप्रीट विच मीन्स आपने क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, और जो नंबर आएगा उसके ऊपर वन लाइनर आपको कमेंट लिखना पड़ेगा। इंटरप्रीट वर्ड का ये मीनिंग होता है, राइट। हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट क्या पूछा है? द फर्म्स ROI। ROI का मुझे दूसरा नाम बताइए क्या होता है? ROC। ROCE आपको कैलकुलेट करना आता है? यस। ROCE का मुझे फॉर्मूला बताइए क्या होता है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड तो अभी मैं यूं ही खड़े खड़े बता दूंगा कितना है? 100 लैक्स या फिर 1 करोड़। यस। लेकिन EBIT के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, राइट। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम हमें क्या करना है? इनकम स्टेटमेंट बनाना है। कोई रॉकेट साइंस काम है इनकम स्टेटमेंट बनाना, या यूं बना लेंगे? यूं बना लेंगे, राइट। तो इनकम स्टेटमेंट में सेल्स कितना आ जाएगा? 75 लाख। वेरिएबल कॉस्ट कितनी परसेंट है? 56%। निकाल के बताई दो यार कितना होता है? 42 लाख होती है वेरिएबल कॉस्ट। बचा कितना? क्या है ये? कंट्रीब्यूशन, राइट। इसमें से क्या माइनस कर देंगे? कितने रुपीस? तो कितना बचता है?
27 लाख को मैं क्या नाम दूं? EBIT। ओके, यहाँ पर क्वेश्चन ने हमसे ROI पूछा है, जिसका फॉर्मूला क्या है? EBIT अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 27 लाख हो गया EBIT एंड कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया है? 100 लाख, राइट? तो करो ना, 27 लाख डिवाइडेड बाय 100 लाख कितना परसेंट होता है? 27%, मतलब वो कैलकुलेटर में 0.27 आता है। अब आप जानते हो कि डेसिमल में आ रहा है, उसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए इनटू 100 हम कर लेते हैं, राइट? 27% आता है अपना ROI, राइट? सेकेंड पॉइंट क्या पूछा है? डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? तो इससे पहले कि आप पता करो कि फेवरेबल है कि अनफेवरेबल है, पहले ये ढूंढो कि फाइनेंशियल लेवरेज आ किसकी वजह से रहा है। तो फाइनेंशियल लेवरेज दो चीजों की वजह से आता है, एक डेट की वजह से और दूसरा इनकी जिंदगी में क्या प्रेफरेंस है? नहीं है, सिर्फ इन्होंने डेट से लेवरेजिंग कर रखी, राइट? तो यहां पर फाइनेंशियल लेवरेज इज ड्यू टू डेट। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट कि जो लेवरेज है वो फेवरेबल है या फिर अनफेवरेबल है, मतलब फेवरेबल है या फिर एडवर्स है, राइट? कैसे पता करोगे कि लेवरेजिंग इनके फेवर में काम कर रही है इनके खिलाफ? कंपेयरिंग ROC विथ परसेंटेज इंटरेस्ट ऑन डेट। अच्छा, ROC पोस्ट वाला लेंगे या प्री वाला? प्री वाला, क्योंकि डेट है। यही अगर प्रेफरेंस होता ना, पोस्ट वाला लेना, राइट? हाँ, तो जो अभी आपने 27% निकाला वो क्या है? ROC है प्री टैक्स वाला, यस। और इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है? 9। यानी क्या कुछ कहना चाह रहे हो आप मुझसे? डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज? यस, इट हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। अभी एग्जाम में ध्यान देना, जैसे ये क्वेश्चन छपेगा, ये 8 नंबर का क्वेश्चन छपेगा, है ना? और उन्होंने सेकंड पॉइंट में क्या पूछा है? डज इट हैव फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। तो आपका आंसर क्या होगा? यस, है ना? यस, इट हैज फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, है ना? ऐसे एटीट्यूड में नहीं, यस, आपको रीजन भी बताना है व्हाई यस। तो आप क्या लिखोगे? व्हाई? बिकॉज प्री टैक्स ROC परसेंटेज दैट इज 27% इज ग्रेटर देन interest on debt that is 9%, hence firm enjoys favorable financial leverage। ठीक है, okay। Third point, if the firm belongs to an industry whose capital turnover is 3, यानी ये जो अपनी कंपनी है ना, ये एक ऐसी इंडस्ट्री का हिस्सा है, सपोज करो FMCG इंडस्ट्री का हिस्सा है, और FMCG इंडस्ट्री का कैपिटल टर्नओवर कितना है? 3 है, राइट? अब मैंने आपको कैपिटल टर्नओवर नहीं पढ़ाया, मैंने आपको क्या पढ़ाया हुआ है? एसेट टर्नओवर। अच्छा, आपको एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला याद है? बोल दो। टर्नओवर अपॉन एसेट्स। तो कैपिटल टर्नओवर का फॉर्मूला मैं बताऊंगा या आप बताएंगे? बता दो। टर्नओवर अपॉन कैपिटल। अब यहाँ पर कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? तो जो इंडस्ट्री वाले यानी हमारी भाई बंधु जो हमारी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उनका कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना है? 3 टाइम्स। डज इट हैव हाई और लो कैपिटल टर्नओवर? हमें बताना है कि इस फर्म का यानी हमारी फर्म का हाई कैपिटल टर्नओवर है या फिर लो है। इंडस्ट्री वालों का तो उन्होंने बता दिया 3। हमें क्या करना पड़ेगा? स्टेप 1, पहले अपना खुद का कैपिटल टर्नओवर निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? टर्नओवर अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो आप मुझे बताइए, टर्नओवर हमारा कितना है? 75 लाख। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी कितनी है? 100 लाख। यानी कि टर्नओवर बाय कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आ जाता है? 0.75। इसको परसेंट में मत कन्वर्ट कर देना। 75% टर्नओवर रेशियो परसेंट में नहीं चलता है, किस में चलता है? टाइम्स में, है ना? एसेट टर्नओवर रेशियो इज 3 टाइम्स। तो हमारा कैपिटल टर्नओवर रेशियो कितना आता है? 0.75 टाइम्स। डज इट हैव हाई कैपिटल टर्नओवर और लो कैपिटल टर्नओवर? लो कैपिटल टर्नओवर। तो हमारा 0.75 आता है एंड विच इज कंसीडर्ड एज लो कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका मीनिंग क्या? लो कैपिटल टर्नओवर रेशियो है हमारा का मीनिंग क्या है? कि हम अच्छे या इंडस्ट्री वाले ज्यादा अच्छे? इंडस्ट्री वाले ज्यादा अच्छे, मतलब उन लोगों ने जितना भी कैपिटल लगाया रहेगा ना, उसका 3 गुना वो लोग टर्नओवर जनरेट करते हैं। यानी उन लोगों ने सपोज करो 1 करोड़ लगाए हमारे जैसे, तो वो लोगों का टर्नओवर मालूम है कितना होगा? 3 करोड़। और हमारा सिर्फ कितना टर्नओवर? 1 करोड़ रुपया भी लगा के सिर्फ 75 लाख। तो हम लो कैपिटल टर्नओवर रेशियो तो बोलेंगे ही सही, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन क्या बोलेंगे? कि कंपनी का कैपिटल टर्नओवर रेशियो वीक है, लो कैपिटल टर्नओवर रेशियो है, और इंडस्ट्री एवरेज से हम काफी पीछे हैं। यानी हम एफिशिएंट है, हम एफिशिएंट है या हम इनएफिशिएंट है? हम इनएफिशिएंट, राइट? हम कैपिटल का सदुपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं? दुरुपयोग कर रहे हैं, राइट? फोर्थ पॉइंट, द ऑपरेटिंग, फाइनेंशियल एंड कंबाइंड लेवरेज ऑफ द फर्म। हमें 3 तरह के लेवरेज यहां पर निकालने, एक तो कौन सा, दूसरा और तीसरा, राइट? तो आप एक काम करो, लेवरेज निकालने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट को थोड़ा सा और कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आप मुझे इसके आगे की कहानी बताइए। इनकम स्टेटमेंट में EBIT के आगे की कहानी, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन डेट। तो इंटरेस्ट कितना परसेंट है?
9% है, तो आप मुझे बताइए कि इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आ जाएगा? 4,05,000 ना, ये 27 लैक्स है ना, तो ये हो जाता है 4,05,000। अब मैं आपको एक बात, खास बात बताना चाह रहा हूँ। एग्जाम में कभी कभी क्या बच्चे देखो यार पैनिक तो करते ही है ना, एग्जाम तो वही रहता है 3 घंटे, बिल्कुल वो रहता है ना कि यार आर या पार कि वापस से 6 महीने की जेल तो नहीं हो जाएगी, है ना ये सब। तो बच्चे मालूम क्या गलती करते हैं, इंटरेस्ट रेट कितना दे रखा है 9%, बच्चे मालूम है क्या करते हैं, इसका ही 9% निकाल के आ जाता, होता है ऐसा। इंटरेस्ट एट द रेट 9%, ऊपर वाले का 9%, जैसे टैक्स में नहीं करते वैसे इंटरेस्ट में करके आ जाती कि 10% इंटरेस्ट है। और यार कैलकुलेटर कौन चलाएगा, 27 लाख है ना, लिख दे 2,70,000 गए। क्या इंटरेस्ट आप ईबीआईटी पर पे करते हो या डेट पर पे करते हो? डेट पर पे, तो हमेशा इंटरेस्ट ये ध्यान रखना है डेट पर पे करना है ना। ये सारी बातें आपको आखिरी दिन एग्जाम में जब आप क्वेश्चन कर रहे हो तो ध्यान रहनी चाहिए। और ये मैंने वो जो कॉन्सेप्ट कॉपी आपको दी है ना, उसके अंदर लिखी हुई भी है कि डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन ईबीआईटी, इंटरेस्ट इज पेड ऑन डेट अमाउंट। ठीक है, चलो बताओ यार कितना आता है ईबीटी? 22,95,000 आता है ईबीटी। अब क्या इस क्वेश्चन ने हमें टैक्स रेट दे रखी है? नहीं दिए, बस तो अपना इनकम स्टेटमेंट यही खत्म हो जाएगा। हाँ, कौन कौन से लिवरेज कैलकुलेट करने? चलो ऑपरेटिंग का फॉर्मूला बोल दो, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, फटाफट कर दो कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, और मुझे आंसर बोलो कितना आता है? 1.222। ठीक है, चलो फिर कौन सा लेवरेज कैलकुलेट करना है? फाइनेंशियल। पहले फॉर्मूला बोलो, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, क्योंकि प्रेफरेंस है ही नहीं। कैलकुलेटर चलाए, आंसर बोले। 1.17, और आगे कितना रहा? 176। मतलब हमें एग्जाम में अगर 2 डेसिमल पर लिखना है तो कितना लिखना पड़ेगा? 1.18। चलो इसके बाद कौन सा कैलकुलेट करना है? कंबाइंड लेवरेज। कंबाइंड लेवरेज के लिए अपने पास 2-3 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका तो ये जो आपने डॉल निकाला और डीएफएल निकाला, दोनों को मल्टी, है ना, प्लस तो नहीं बोलने वाले थे, है ना, मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करो फिर इसी बात पे कर दो मल्टीप्लाई दोनों को। मतलब 1.44, राइट, अगर 2 डेसिमल पर बोले तो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका होता है परसेंटेज वाले तरीके पे, तो देखो मत जाना यार एग्जाम में, क्योंकि परसेंटेज में क्या होगा, एक और कॉलम बनाना, उतना करना ही नहीं पड़ता। एक तीसरा फॉर्मूला और था डिग्री ऑफ कंबाइंड लेवरेज का, क्या आज भी याद है वो क्या था फॉर्मूला? तीसरा वाला फॉर्मूला, कॉन्ट्रीब्यूशन अपॉन वो ईबीआईटी माइनस आई माइनस, पर उसकी जगह क्या लिखेंगे? ईबीडी, क्योंकि ईबीआईटी माइनस आई तक तो सही है पर डीपी तो है ही नहीं, तो कुछ होगा ही नहीं। चलो कॉन्ट्री कितना है यहाँ पर और ईबीटी कितना है, कर दो, कितना आता है आंसर? वो तो सेम ही आना आंसर तो, है ना, वो थोड़ा सा फ्रैक्शनल डिफरेंस आएगा, है ना। चलिए, ये हमने कंप्लीट किया पॉइंट नंबर 4। फिफ्थ पॉइंट, इफ द सेल्स इंक्रीज्ड बाय कितना परसेंट? 10%, बाय व्हाट परसेंटेज ईबीआईटी विल इंक्रीज? तो कौन सा वाला लेवरेज काम में आएगा आप तो पहले बताओ? ऑपरेटिंग लेवरेज, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या काम है, वो यही तो बताता है कि सेल्स बढ़ेगा तो ईबीआईटी कितना से बढ़ेगा। अभी हमारा ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 1.22। इसका इंटरप्रिटेशन मुझे बताओ पहले क्या है? फॉर एवरी 1% इंक्रीज इन सेल्स 1.22% चेंज विल बी देयर इन ईबीआईटी। हाँ, तो अब सेल्स में आया कितना चेंज है, तो ईबीआईटी में कितना चेंज आएगा? 12.2% का चेंज आएगा। ये चेंज में डिक्रीज आएगा सेल्स में, या ईबीआईटी में डिक्रीज आएगा, इंक्रीज आएगा? इंक्रीज, क्योंकि सेल्स इंक्रीज हुआ है तो ईबीआईटी भी इंक्रीज होगा, राइट। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, अब बहुत ध्यान से सुनना इसको, है ना। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स द ईबीटी ऑफ द फर्म विल बी इक्वल टू 0। यानी क्वेश्चन मालूम है आपसे क्या पूछ रहा है? इनकम स्टेटमेंट पर अपना पूरा फोकस। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स, मतलब क्वेश्चन मार्क क्या है? सेल्स मालूम है या सेल्स ही पूछ रहे हैं? सेल्स ही पूछ रहे हैं। एट व्हाट लेवल ऑफ सेल्स क्या जीरो हो जाए? ईबीटी जीरो हो जाए। ओके, अब आप मुझे एक बात बताइए कि जिंदगी में अभी हमें सीधा चलना रहेगा या उल्टा चलना रहेगा? उल्टा चलना रहेगा, राइट। अभी हम सेल्स से यहां तक नहीं आ सकते, हमें ये दे रखा कि भाई ये जीरो चाहिए, बताओ ये कितना है, तो हमें अभी नीचे से ऊपर रिवर्स वर्किंग करनी पड़ेगी, राइट। यानी हम ईबीटी को कितना सेट कर देंगे? 0। इंटरेस्ट तो 4,05,000 अपनी जगह पर है, सो है। यानी अब ईबीआईटी कितना लाना पड़ेगा? 4,05,000 लाना ही पड़ेगा यार। जब ईबीआईटी 4,05,000 होगा तभी तो इंटरेस्ट 4,05,000 पे करके ईबीटी कितना आ जाएगा? 0, राइट। तो हमारा ईबीआईटी हो गया 4,05,000। अच्छा, जो फिक्स कॉस्ट है सो है, वो तो फिक्स ही है, क्या ये चेंज होगी?
नहीं होगी। तो कंट्रीब्यूशन कितना आ जाएगा 10,05,000। तो अब आप एक काम करो, मुझे बताओ कि फिर कितना सेल्स, आखिर हमें कितने रुपए का सेल्स करना पड़ेगा ताकि ईबीटी 0 आ जाए। तो कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आता है यहाँ पर 42 प्लस 10 मतलब 52,05,000 आता है कुछ बच्चों का आंसर। कितना आंसर आता है 52,05,000 आता है आंसर कुछ बच्चों का। कैसे निकाल लिया, कंट्रीब्यूशन लिया, उसमें वेरिएबल कॉस्ट जोड़ दी और क्या निकाल लिया सेल्स। क्या ये तरीका सही है? मतलब बच्चे ने क्या करा, उसके पास कंट्रीब्यूशन तो है ही कि मुझे कितना कंट्रीब्यूशन कमाना है 10,05,000। उसने देख लिया कि वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 42 लाख। उसने क्या करा 42 लाख और 10,05,000 को जोड़ दिया और बोल दिया कि फिर सेल्स मेरा 52,05,000 होना चाहिए। क्या ये तरीका सही है? नहीं है। क्या गलत है इसे? फिर तो है ना, वेरिएबल तो सेल्स के साथ चलती। अभी आपका वेरिएबल कॉस्ट 42 कब है, कब, तब जब सेल्स कितना है। अब जब सेल्स ही चेंज हो रहा है तो क्या ये वेरिएबल कॉस्ट रहेगी? नहीं। तो यहाँ ये 42 लाख को नजरअंदाज करें और किस पर फोकस करें, है ना। तो अगर सेल्स हमारा 100% है तो उसका 56% क्या है, यानी कि रिमेनिंग 44% क्या हो गया कंट्रीब्यूशन। तो अभी ये जो नंबर है ना 10,05,000, ज्यादा बड़ी बात नहीं करूंगा, ये जो 10,05,000 का नंबर है वो कितने परसेंट के बराबर है 44%। तो 100% कितना 22,84,000 और, है ना। ये देखिए दोस्तों आंसर 22 लाख और ये अप्रोक्सीमेटली आंसर कितना आ रहा है 22,92,000, राइट। ये तो जो मैंने अभी आंसर बताया 22 लाख, आप कितना बता रहे हो 80। ये हुआ एक तरीका, ठीक है। अपने पास एक और तरीका इसी आंसर को निकालने का, राइट। वो एक और तरीका क्या है वो भी मैं बताता हूं। जो अपन ने तरीका निकाला वो एकदम एक्यूरेट वाला तरीका, राइट। एक और तरीका, ये 0 फिक्स है, ये 4,05,000 बिल्कुल फिक्स है, तो ये भी कितना है 4,05,000, राइट। अब हम यहां पर डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज यूज कर सकते हैं, ठीक है, टू कैलकुलेट सेल्स। ये थोड़ा सा मुझे आपको बताना पड़ेगा। उसके पहले आप मुझे बताइए कि हमने डीओएल निकाला कितना था, आंसर कितना था डीओएल का 1.22 टाइम्स। अब आप मुझे एक और बात समझाओ कि 1.22 टाइम्स का इंटरप्रिटेशन क्या है, मीनिंग क्या है। If sales changes by 1% then EBIT will change by 1.22%, right? अब आप इसको ऐसा लिख लो, since EBIT जब 1.22% से चेंज होता है उस वक्त हमारा सेल्स कितने से चेंज हो जाता है 1% से, मतलब फॉर 1% चेंज इन सेल्स EBIT चेंजेस बाय 1.22%। देयरफॉर अभी EBIT हमारा सेम रहा 27 लाख पर या बदल गया, बदल गया। 27 लाख वाला EBIT कितना हो गया, मतलब कितने परसेंट चेंज हुआ, निकाल लेंगे कितने परसेंट चेंज हुआ। ओके, कैसे निकालेंगे, 27 लाख में से 4,05,000 माइनस कर दो और मुझे बताओ कितना आ रहा है 22,95,000 आ रहा है। तो चेंज इन EBIT कितना है 2,95,000 ऑन द बेस ऑफ 27 लाख। तो परसेंटेज चेंज निकल जाएगा कि कितने प्रतिशत से EBIT गिर गया। हाँ, तो 22,95,000 को 27 लाख से डिवाइड करें, कितना आता है 85%। ओके, तो दोस्तों जब 85% से EBIT चेंज हो गया है, या हम इसको ऐसा समझे कि हमें 85% से EBIT को गिराना है, गिराना है ना, यस 85% से हमें EBIT को गिराना है। अभी EBIT है कितना, अभी 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 कितना है 27 लाख, और 27 लाख को गिरा के धड़ाम से कहां लाना है 4,05,000 पर, यानी कितना परसेंटेज गिराना है 85%। तो सेल्स को भी गिराना पड़ेगा, कितने से, तो हम बोलेंगे जब 1.22% से गिराना रहता है EBIT को तो सेल्स को 1% से चेंज करना रहता है। तो फिर 85% गिराने के लिए सेल्स को कितना चेंज करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा ना यहाँ पर। तो 85% इंटू 1% डिवाइडेड बाय 1.22% का साइन इग्नोर कर देना, कितना आता है आंसर बोलो 69.67% से हमें सेल्स को गिराना पड़ेगा। गिरा दो, अभी सेल्स कितना है 75 लाख, और 75 लाख में से माइनस कितना कर दोगे 69.67%। तो कर दीजिए दोस्तों 75 लाख में से 69.67% आप तो माइनस कर दो और मुझे बताओ कितना आ रहा है। 75 लाख लिखा और उसमें से माइनस का बटन दबाकर 69.67% का बटन, कितना आ रहा है
2,74,000 और कुछ, तो ये आ गया आंसर 22 लाख और 7। एक और तरीका आंसर निकालने का, ठीक है। अब इस आंसर से आपका एग्जैक्ट आंसर मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि इस आंसर में भी एक वर्ड क्या लिखा हुआ है, अप्रॉक्स। मेरे हिसाब से आपने 67 पॉइंट जो परसेंट बताया था वो 2 डेसिमल तक लिया है, पूरा एक्यूरेट वाला लिया, 2 डेसिमल तक लिया है ना, तो हल्का फुल्का यहाँ पर डिफरेंस आएगा, है ना। ओके, अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर 6 पॉइंट का पीछे सोल्यूशन एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का 6 पॉइंट, ठीक है। तो क्वेश्चन 7 के 6 पॉइंट पर आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन 7 देखो, इनकम स्टेटमेंट तो बना ही रखा है ना, और ये सब कैलकुलेट कर रखा है। 6 पॉइंट ये रहा। ओके, सिंस द कंबाइंड लेवरेज इज 1.44, वाओ, क्वेश्चन ने क्या यूज कर लिया, कंबाइंड लेवरेज। अपन ने क्या यूज करा था, ऑपरेटिंग लेवरेज। क्यों अपन ने ऑपरेटिंग लेवरेज यूज करा, क्योंकि हम ईबीटी से नहीं चल रहे थे, हम किससे चल रहे थे, ईबीआईटी से। तो एक और तीसरा तरीका हमारे पास क्या अवेलेबल एग्जाम में, सो देयर आर 3 ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन। एक तो वो जो अपन ने रिवर्स करते हुए गए थे, है ना। दूसरा ये कि ईबीटी 0 तो ईबीआईटी कितना जो हमने निकाला था 4,05,000 और उससे निकाल लो। और तीसरा तरीका क्या है, सीधे ही क्या यूज कर लो, डीसीएल, मतलब वही ईबीटी जो आप बोल रहे हो, डीसीएल किस पर लगेगा, ईबीटी पर, राइट। चलो तो एक बार ये वाला भी तरीका हम यहाँ पर करके देख लेते हैं ना। तो 3 ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन है, आईसीआई ने सिर्फ ये वाला दिया है, पर जब वो कॉपी चेक करते हैं तो तीनों ऑल्टरनेटिव्स उनके पास होते हैं। पर मैं आपको एक बात बोलूं, रिकमेंडेड ये तीसरा वाला ही है। पूछो क्यों या बताओ क्यों, क्योंकि हाँ, एक तो इसमें वन शॉट आंसर आ रहा है एंड दे हैव ऑलरेडी आस्क्ड कंबाइंड लेवरेज, ठीक है। चलो तो अब एक बार ये वाले तरीके से भी करवा दो। तो मुझे पहले कंबाइंड लेवरेज बताओ यार, कितना है कंबाइंड लेवरेज, 1.44। ओके, अब मुझे दूसरी बात ये बताओ कि कंबाइंड लेवरेज का इंटरप्रिटेशन क्या है, कि जब सेल्स 1% से चेंज होगा या सपोज करो डिक्रीज होगा, तो ईबीटी ना 1.44% से डिक्रीज होगा, राइट। अभी हमारा ईबीटी है कितना, जिसको हमें लाना किस पर है, तो किसी चीज को 0 पर लाना मतलब कितना परसेंट चेंज करना है, 100% पूरा ही खत्म ही करना है ना उसको। तो ईबीटी अगर हमें 100% से गिराना है तो सेल्स कितने परसेंट से चेंज करना पड़ेगा। आप ऐसा कर लेते हो ना, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लीकेशन भी, इसमें ये दो मल्टीप्लाई होंगे और ये डिवाइड होगा। कर दो आंसर बोलो कितना आता है, 69.44%, राइट। क्या मतलब है, क्या है 69.44, क्या है, आ क्या गया है, सिंस 1% से जब सेल्स गिराते हैं तो 1.44 से कौन गिरता है, ईबीटी। हमें तो ईबीटी गिरा चाहिए ही नहीं भाई, ईबीटी हमें कितना गिराना है, कहां लाना है, हमें तो 100% पर लाना है। तो फिर आखिर सेल्स कितने से गिराना पड़ेगा, तो ये जो 69.44 आया ये क्या है, परसेंटेज चेंज इन सेल्स। कर दो इतना चेंज, कैसे करोगे, अब भी सेल्स कितना है, उसको कितने परसेंट से गिराना है, मैं कहता हूं गिरा दो। 75 लाख माइनस 69.44%, गिर कर कितना आया, नहीं नहीं, तुमने कितने रुपए गिराना है वो निकाला, गिरा कर कितना हो जाएगा वो निकालो। तो कैसे निकालोगे, 75 लाख में से 69.44% माइनस कर दो तुम, है ना। तो तुम्हारा नया सेल्स का नंबर आ जाएगा जिस पर कि ईबीटी 0 हो जाएगा। कितना आता है, 92 के आसपास आ रहा है। इज दैट क्लियर, सो देयर आर 3 वेज, है ना। नहीं एग्जैक्ट मतलब ये सिर्फ एक तरीका नहीं है, ये तो वो तरीका वो जो प्रिंटेड है, बाकी 2 और तरीके अपने पास, है ना। तो कुल 3 तरीके कौन कौन से हो गए बता दो। एक तो 0 रख दो और ऐसा उल्टा उल्टा जाते जाओ, पहला तरीका। दूसरा ये कि 0 से क्या निकाल लो, ईबीआईटी, और ईबीआईटी से डॉल लगा दो। और तीसरा क्या है कि यहीं 0 पर ही खड़े रहो और सीधे क्या लगा दो, डीसीएल लगा दो, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आते हैं पॉइंट नंबर 7 पर। if EBIT increases by 20%, by what percentage EBT will increase। ये कह रहे हैं कि अगर EBIT बढ़ गया तो बताओ कि फिर EBT कितना बढ़ेगा। तो पहले तो बात बताओ कि इन दोनों के बीच में कुछ कनेक्शन होता है क्या, यस वो कनेक्शन कौन बताता है, डीएफएल। डीएफएल है कितना हमारा 1.18। इसका इंटरप्रिटेशन बताओ 1.18 का, राइट। तो अब ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ रहा है, तो उसका कितना गुना, तो 20% पर 1.18, मैं तो कहता हूं मल्टीप्लाई कर दो,
23.6 और कुछ परसेंट आ रहा है, उससे ईबीटी इंक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलिए दोस्तों, ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 7। मैं लिखकर तो नहीं करवाऊँ ना, है ना, ये हमने सब ऑलमोस्ट लिखकर ही करा है। बस आपको अपनी तरफ से एक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि ये हम फास्ट ट्रैक मोड पर पढ़ रहे हैं चीज़ों को। तो मैंने यहाँ पर समझा, आपको पूरा देना है, आपने क्या करना है, घर पे जाकर दन 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 इसको लिखकर कर लेना है। इज दैट क्लियर? ओके, आते हैं हम दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8। Zentak company has assets of rupees 80 lakhs, financed entirely with 4 lakh equity shares, currently selling at rupees। ये Zentak नाम की कंपनी, इनकी 80 लाख रुपीस की बैलेंस शीट है, और सारी की सारी फाइनेंसिंग जो इनकी एसेट्स है ना, उसकी सारी फाइनेंसिंग इन्होंने किससे कर रखी है? इक्विटी शेयर्स। यानी इनकी जिंदगी में क्या अभी कोई लिवरेज है? फाइनेंशियल लिवरेज है ही नहीं ना, नहीं है ही नहीं ना, क्योंकि एसेट्स 80 लाख की है बैलेंस शीट में, 80 लाख की है, और 4 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, और कितने पर हैं? 80 टू 80 टैली। डेट का कोई नामो निशान इनकी जिंदगी में नहीं। कंपनी इज कंसीडरिंग रिटायरिंग सम ऑफ दी शेयर्स विथ बोरोड फंड्स विच दे कैन ऑब्टेन एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 18%। अब इनको भी नया नया शौक है कि यार चलो अपन भी कुछ लेवरेजिंग करें। लेवरेजिंग कैसे करेंगे? डेट से पैसा रेस करेंगे। बट डेट से पैसा रेस करने के बाद इनको कोई प्रोजेक्ट तो दिख नहीं रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं? डेट से पैसा रेस करके इनके इक्विटी शेयर्स ये लोग बाय बैक कर लेंगे। दे आर रिटायरिंग द इक्विटी शेयर्स, राइट। इट एक्सपेक्ट्स द कंपनी टू अर्न कितने रुपीस? 20 lakhs नेक्स्ट ईयर बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। मतलब ये 20 lakhs क्या है? EBIT। द कंपनी का टैक्स रेट कितना परसेंट है? अरे बाप रे, कैसे जिंदा रहते हो। व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ लेवरेज ऑन एक्सपेक्टेड EPS एंड ROE? मतलब क्या फर्स्ट पॉइंट में पूछा क्या, व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ लेवरेज, यानी अगर हमने ये लेवरेज ले लिया तो क्या इफेक्ट आएगा किस पर? EPS पर और ROE पर, राइट। यानी एक बात बताइए, इफेक्ट निकालना है कि क्या इफेक्ट आया, तो सिर्फ बाद वाली सिचुएशन निकालनी पड़ेगी, या पहले और बाद दोनों? पहले और बाद दोनों, कि बिना लेवरेज के आप क्या थे और लेवरेज लेकर आप क्या से क्या हो गए, देखो कितना इफेक्ट आया। इज दैट क्लियर? तो अब हमें दो चीजें निकालनी दोस्तों। कौन कौन सी दो चीजें निकालनी? एक तो हमें निकालना है, और दूसरा हमें निकालना है ROE। EPS और ROE एक बार निकालना पड़ेगा, दो बार, यानी दो सिचुएशन हमें बनानी पड़ेगी। एक सिचुएशन कौन सी? एग्जिस्टिंग सिचुएशन नो लेवरेज, और दूसरी कौन सी? प्रपोज सिचुएशन विथ लेवरेज। इज दैट क्लियर? ओके, एक बात बताओ, EPS कैसे निकालेंगे हम दोनों सिचुएशन में? एक ही रास्ता है जिंदगी में EPS निकालने का, बाय प्रिपेयरिंग दी इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट हमें एक कॉलम में बनाना पड़ेगा, दो कॉलम में। एक सिचुएशन 1 नो लेवरेज, दूसरा सिचुएशन 2 विथ लेवरेज। अच्छा, दोनों ही सिचुएशन में EBIT कितना ले लेंगे? 20 lakhs। उसमें माइनस क्या करेंगे? इंटरेस्ट, जो पहले वाले सिचुएशन में कुछ नहीं है, सेकंड सिचुएशन में आएगा। कितने रुपीस पर इंटरेस्ट आएगा? ओ, ये तो उन्होंने दिया ही नहीं है ना। देखो, इन्होंने ये तो दिया है कि कंपनी इज कंसीडरिंग रिटायरिंग सम ऑफ द शेयर्स विथ। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी दिया है कितना परसेंट, पर ये तो दिया ही नहीं कि कितने लाख, 10 लाख रुपए बोरो कर रहे हो कि 20 लाख की, 25 लाख की, 50 लाख, वो हमें दिया ही नहीं है। यानी क्या हम फर्स्ट पॉइंट अभी सॉल्व कर सकते हैं? नहीं कर सकते। कंपनी इज कंसीडरिंग 2 ऑल्टरनेटिव लेवरेज रेशियोज, यानी कंपनी 2 रेशियोज कंसीडर कर रही है। एक तो कितना? दूसरा परसेंट डेट टू टोटल एसेट्स। हमारी टोटल एसेट्स कितने की है? तो 80 लाख का 25% यानी कितना होता है? मतलब ये लेवरेज भी 2 कंसीडर कर रहे हैं। एक तो ये कि हम 25% डेट ले लें 80 लाख का, यानी 20 लाख रुपीस, और दूसरा कितना? 40 लाख रुपीस डेट ले ले। ओ, मतलब अच्छा हो अभी हमने इनकम स्टेटमेंट बनाया नहीं। 2 कॉलम में बनेगा, 3 कॉलम। कौन से 3 कॉलम बनेंगे? एक तो नो लेवरेज एग्जिस्टिंग सिचुएशन, दूसरा कौन सा, और तीसरा कौन सा? इज दैट क्लियर? क्योंकि ये भी लेवरेज में भी एक ऑल्टरनेटिव नहीं कंसीडर कर रहे हैं, हाँ, 2 ऑल्टरनेटिव कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। कैलकुलेट एक्सपेक्टेड EPS and ROE for each of this debt ratios at next year's expected EBIT. Is that clear?
तो कर लें अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व लिखकर, है ना, इसका तो सोल्यूशन भी अवेलेबल नहीं है, तो इसको कैसे लिखकर सॉल्व करेंगे मुझे गाइड करो स्टेप बाय स्टेप। मान लो आप एग्जाम में बैठे हो, 8 नंबर का क्वेश्चन है, वैसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा? हो जाएगा। कैसे स्टेप बाय स्टेप करोगे मुझे गाइड करो। पहले इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे। इनकम स्टेटमेंट के फॉर्मेट में पहला तो आ जाएगा पर्टिकुलर्स, दूसरा आ जाएगा एग्जिस्टिंग मतलब प्रेजेंट सिनेरियो, दूसरा फिर आ जाएगा 25% डेट और फिर 50% डेट। हाँ, पर्टिकुलर्स में सबसे पहले क्या लिखोगे? ईबीआईटी। ईबीआईटी कितना छापोगे? 20 लाख। कौन से कॉलम में? तीनों कॉलम। लेस क्या करेंगे? इंटरेस्ट। पहले कॉलम में एग्जिस्टिंग में इंटरेस्ट ऑन डेट कितना आ जाएगा? 0, लेकिन बाकी दो में आएगा? यस आएगा। तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 18%। क्या 20 लाख का 18% निकालेंगे? जो 20 लाख मैंने मार्क किया उसका 18% निकालेंगे क्या? नहीं, जितना आपने डेट लिया है ना उसका इंटरेस्ट निकालेंगे। तो कितना डेट लिया हमने? 20 लाख रुपीज डेट लिया, उसका 18% इंटरेस्ट फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। और फिर ये कितना डेट लिया? 40 लाख डेट लिया है, 40 लाख का 18% निकाल लेंगे। इंटरेस्ट माइनस हो जाएगा, क्या नंबर आ जाएगा? ईबीटी। उसमें से क्या माइनस कर देंगे? एट द रेट ऑफ 50% टैक्स माइनस कर देंगे, क्या आ जाएगा? हाँ, ईएटी आ जाएगा। उस ईएटी को ना डिवाइड कर दें। अच्छा, उस ईएटी में से कायदे से तो प्रेफरेंस माइनस करना चाहिए, लेकिन क्योंकि प्रेफरेंस हमारी जिंदगी में है ही नहीं, तो जो हमारा ईएटी है वही हमारा ईएईएस है। इसको हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड कर देंगे? इक्विटी शेयर्स। अब मेरे गहरे सवाल का जवाब देना, तीनों सिचुएशन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स सेम रहेंगे या तीनों सिचुएशन में नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स अलग होंगे? अलग होंगे। फर्स्ट सिचुएशन में इक्विटी शेयर्स कितने? 4 लाख। सेकेंड सिचुएशन में इक्विटी शेयर्स देखना कितने होंगे। आपने कितने लाख रुपीज रेस करें यहाँ पर डेट से? 20 लाख। और आपका एक शेयर कितने पर चल रहा है? तो 20 लाख रुपए आप डेट से रेस करोगे और 20-20 रुपए सारे शेयर होल्डर को बुलाकर देते जाओगे। कितने शेयर आपके रिडीम हो जाएंगे या रिटायर हो जाएंगे? 1 लाख शेयर्स। यानी अब सेकंड सिचुएशन में कितने लाख शेयर्स बचेंगे और थर्ड सिचुएशन में कितने लाख शेयर्स बचेंगे? 2 लाख। डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा? ईपीएस आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन की पहली इच्छा रही थी कि आप हमें ईपीएस बताओ, वो हम इन्हें तीनों सिचुएशन में ईपीएस बता देंगे, राइट? ओके। सेकंड क्या कैलकुलेट करना है? फॉर्मूला बोलो। ओके। क्या जो हमने ईएटी निकाला था वही ईएईएस है? यस। तो तीनों सिचुएशन में हमारे पास ईएटी है यानी कि ईएईएस है। यस। अब तीनों सिचुएशन में हमें उसे डिवाइड किससे करना है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड से। गहरे सवाल का जवाब देना, तीनों सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। फर्स्ट सिचुएशन में इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना रहेगा? 80 लैक्स। सेकेंड सिचुएशन में कितना रहेगा? थर्ड सिचुएशन में 40 लैक्स। डू यू एग्री कि आरओई का परसेंटेज निकल जाएगा? बोलो। ओके दोस्तों, ये मैं सोल्यूशंस कॉपी यहाँ पर ओपन कर रहा हूँ आपके सामने और ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन, राइट? ये देखिए यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है और इनकम स्टेटमेंट में यहाँ पर करंट सिचुएशन पर भी इनकम स्टेटमेंट बना हुआ है, ऑल्टरनेटिव 1 पर भी बना हुआ है और ऑल्टरनेटिव 2 पर भी बना हुआ है। तीनों में ईबीआईटी सेम लिया है, इंटरेस्ट ऑन डेट लिया है, ईबीटी आ गया, टैक्स आ गया, ईएटी, ईएईएस, नंबर ऑफ शेयर्स आ गए, ईपीएस आ गया और क्या आ गया? आरओई आ गया, राइट? ये सारी चीजें हमने कर ली है। ओके, अब हमें बताना क्या था फर्स्ट पॉइंट में, इफेक्ट क्या आएगा। तो आप इफेक्ट क्या आएगा उसके लिए यहां पर आरओसी कितना परसेंट है हमारा? 25%। और जो आप डेट ले रहे हो वो कितने परसेंट पर ले रहे हो? तो फेवरेबल इफेक्ट आएगा या फिर अनफेवरेबल इफेक्ट आएगा? फेवरेबल, क्योंकि आप उनके पैसों पर कमा उनके पैसों पर आप कमा उनके पैसों पर आप कमा ज्यादा रहे हो और उनको दे कम रहे हो, राइट? तो क्वेश्चन ने यहां पर हमसे पूछा था व्हाट वुड बी द इफेक्ट ऑफ लेवरेज। तो फर्स्ट पॉइंट में हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते। क्या क्या नहीं कर सकते? मैंने क्या बोला? क्वांटिफाई। क्यों नहीं कर सकते क्वांटिफाई? क्योंकि उन्होंने हमें क्वांटम ऑफ डेट नहीं बताया। वो क्वांटम ऑफ डेट उन्होंने कहां बताया? सेकंड पॉइंट में। लेकिन सेकंड पॉइंट में ना हमने अपने आप को विश्वस्त कर लिया कि देखो पहले हमारा आरओई कम था, डेट हमने लिया तो आरओई इंक्रीज हो गया ना, रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीज हो गया, हमारी इनकम बढ़ गई। क्यों हमारी इनकम बढ़ गई? क्योंकि डेट से जो पैसा लिया उस पर हमने कमाया ज्यादा और उनको दिया कम, तो बाकी पैसा किसका? हमारा। और हमने और लेवरेज करा तो हमारा आरओई और बढ़ गया, राइट? और फर्स्ट पॉइंट में आकर कमेंट क्या लिख देंगे कि ये जो लेवरेज रहा वो कैसा रहा? फेवरेबल रहा। और फेवरेबल रहा का मतलब है कि इससे हमारा ईपीएस भी बढ़ेगा और आरओई भी बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? ओके। क्या आपको फर्स्ट पॉइंट में समझ में आया कि हमने क्या करा फर्स्ट पॉइंट में? सेकंड तो आपको समझ में आ गया ना?
फर्स्ट पॉइंट में आपको क्या बताना है कि इफेक्ट ऑफ लेवरेज क्या आएगा। तो इफेक्ट ऑफ लेवरेज या तो फेवरेबल आता है या फिर एडवर्स आता है। वो डिपेंड किस पर करता है, आरओसी कितना है और इंटरेस्ट ऑन डेट कितना है। आरओसी हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। आरओसी का फॉर्मूला क्या होता है, ईबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो हमने यहाँ पर सेकंड पॉइंट का जो सोल्यूशन देखा, ईबीआईटी हमारे पास है कितना है 20 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 80 लाख, तो कितना आ जाता है 25%। मतलब आप कमा रहे हो 25% और देना कितना है, तो इफेक्टिव लिवरेज कैसा आएगा, फेवरेबल आएगा। और फेवरेबल की वजह से ईपीएस हमारा कम होगा या ईपीएस बढ़ेगा, आरओई भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए ये हमने सॉल्व किया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है ना। ये जो सॉल्यूशंस कॉपी मैं यहाँ पर फ्लैश कर रहा हूँ ना, इसकी पीडीएफ आपको गूगल ड्राइव पर अवेलेबल, राइट। तो मैं लिख कर करवाऊँ क्या, इसको लिख कर करो हो जाएगा। ओके, बस आपको खुद से एक बार लिख कर करना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पर। XYZ लिमिटेड सेल्स हाउ मेनी यूनिट्स एट द रेट ऑफ कितने रुपीस, 10 रुपीज। मतलब इनका सेल्स कितना होता है, सेल्स वैल्यू कितनी 20,000 रुपीज। द वेरिएबल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज रुपीज एंड फिक्स कॉस्ट इज रुपीज 1000। यानी इसकी मदद से हम ईबीआईटी तक पहुंच सकते हैं वक्त आने पर। द कंपनी रेज्ड द रिक्वायर्ड फंड्स बाय इशू ऑफ 10% डिबेंचर्स एट द रेट ऑफ ₹100 ईच। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर क्या है, डिबेंचर पर इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं 10%। कितने क्वांटिटी, कितने नंबर ऑफ डिबेंचर्स हमने इशू करें, 100 डिबेंचर्स इशू करें, कितने रुपीस वाले, यानी हमने डिबेंचर से कितने रुपए रेस करें, 10,000 रुपीज हमने रेस करें 10% इंटरेस्ट पर। एंड 2,000 इक्विटी शेयर्स एट ₹10 ईच। यानी डिबेंचर से तो हमने 10,000 रुपीज लगाए हैं, इक्विटी से कितने रुपीज लगाए हैं 20,000 रुपीज हमने इक्विटी से लगाए। तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना हो गया हमारा 30,000 रुपीज। द सेल्स ऑफ XYZ आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 20%। एज्यूम टैक्स रेट कितना परसेंट 50%। You are required to calculate the impact of increase in sales on EPS। हमें बताना है कि ये जो सेल्स में उछाल आने वाला है उसका आखिर EPS पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या सेल्स में जब चेंज आता है तो EPS में भी चेंज आता है, ऑब्वियस। ये कनेक्शन कौन बिठाता है, सेल्स और EPS का कनेक्शन कौन बिठाता है, डॉल बिठाता है, DFL बिठाता है या DCL बिठाता है, DCL बिठाता है। एग्जैक्टली। तो हमें क्या करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप, आप समझ रहे हो क्या। सबसे पहले तो हमें DCL कैलकुलेट करना पड़ेगा, बट DCL कैलकुलेट करने से पहले हमें वो बनाना पड़ेगा इनकम स्टेटमेंट, राइट। यानी स्टेप बाय स्टेप मुझे बताओ क्या करोगे। स्टेप नंबर 1 वी विल प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट, कैन वी प्रिपेयर, यस। देन स्टेप नंबर 2 वी विल कैलकुलेट DCL। सपोज करो DCL आता 1.5 टाइम्स, ऐसी मन से दे दी मैंने, है ना। तो इसका इंटरप्रिटेशन बताओ। 1% से सेल्स में जब इंक्रीज होगा देन ईपीएस विल इंक्रीज बाय 1.5%। हाँ भाई, तो अभी क्या बोल रहे थे, कितना सेल्स में इंक्रीज हो रहा है 20%, है ना। तो ईपीएस में कितना इंक्रीज आ जाएगा 30%। दैट दिस इज द इम्पैक्ट। अब इम्पैक्ट परसेंटेज में तो निकाल ही दिया है, रुपीज में भी निकाल देना। तो आपके पास एग्जिस्टिंग ईपीएस तो होगा ही सही, उस पर 30% अप्लाई कर देना, बता देना इतने रुपए से आपका ईपीएस बढ़ेगा। इज दैट क्लियर, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 9 में सबसे पहले मैं आपके सामने क्या फ्लैश कर रहा हूं, इनकम स्टेटमेंट, है ना। कितनी यूनिट्स है 2,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ, वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, फिक्स कॉस्ट क्वेश्चन ने कितनी दे रखी है, ओके। अब इसके बाद डेट क्वेश्चन ने कितना दे रखा है, अब हम क्या कैलकुलेट कर लेंगे। डीसीएल का फॉर्मूला अपने पास दो होते हैं, या तो डॉल इंटू डीएफएल निकालो, लेकिन ये तो बर्बाद फॉर्मूला है, इस क्वेश्चन में लगाना मत। क्यों मत लगाना, क्योंकि फिर नहीं तो पहले ये और ये निकालने पड़ेंगे, राइट। परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगाना ही मत, क्योंकि उसमें मेहनत ज्यादा होती। तो डीसीएल का मुझे थर्ड फॉर्मूला बोलो क्या था, लेकिन क्या प्रेफरेंस हमारी जिंदगी में है, नहीं। तो अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बनता है, तो आप मुझे बता ही दो ना कि कंट्रीब्यूशन कितना है इस क्वेश्चन में, और ईबीटी कितना है। और देखो मेरी जुबान पे सरस्वती जी थे,
1.5 टाइम्स बोला, 1.5 टाइम्स, ये आंसर आ गया। हाँ, तो बस ये हमने कैलकुलेट कर लिया 1.5 टाइम्स, है ना। अब हम क्या बोल देंगे कि अगर आपका ईपीएस 20% से, सॉरी, आपका अगर सेल्स 20% से चेंज हो रहा है तो उसका 1.5 गुना यानी कि 30% इंक्रीज आएगा किसमें, किसमें, ईपीएस में। इज दैट क्लियर? ओके। अब यहाँ पर सिर्फ 30% से लिखा हुआ है, आइडियली मतलब मैं ऐसा रिकमेंड करूंगा कि 1 रुपी पर 30% लगा देना और क्या बोल देना कि 30 पैसे आएगा। इज दैट क्लियर? तो दोनों चीजें बताना एग्जाम में, परसेंटेज में भी बता देना और रुपीज में भी बता देना, क्योंकि आईसीआई का कोई ऐसा फिक्स पैटर्न नहीं रहता है कि उनके पास आंसर स्कीम में, मार्किंग स्कीम में क्या लिखा हुआ है। क्या उनके पास मार्किंग स्कीम में 30% लिखा हुआ है या फिर 30 पैसे लिखा हुआ है ना, क्योंकि 1 रुपये का जो ईपीएस है वो 30% से बढ़ेगा ना, मतलब कितने पैसे से बढ़ेगा। तो दोनों लिखकर आ जाने में समझदारी। वैसे 99% चांस है कि 30% से चेक होगा, लेकिन कौन 1% रिस्क ले रहा है, एक आध नंबर इधर उधर। चलिए दोस्तों, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, दैट कम्स फ्रॉम स्टडी मटेरियल। कंसीडर द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर मेगा लिमिटेड। प्रोडक्शन लेवल कितना यूनिट्स है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 150। ओ बहुत जल्दी इनको, इन्होंने ना सेल्स दिया, ना वेरिएबल कॉस्ट दिया, ना फिक्स कॉस्ट, ना कुछ दिया, सीधे ही क्या बोल दिया हमें, कंट्रीब्यूशन कितना है 150। ऑपरेटिंग लेवरेज है 6, मतलब क्या इसका 6% है, 6 टाइम्स है ना ऑपरेटिंग लेवरेज, और ये सब टाइम्स में होते हैं। कंबाइंड लेवरेज इनका 24। ओ हो, कितने शाणे बन रहे हैं, ऑपरेटिंग दिया और कंबाइंड दे दिया, तो हम वो निकाल सकते हैं ना वक्त आने पर। फाइनेंशियल लेवरेज, यस। टैक्स रेट कितना परसेंट है, घुमा के पूछे इस क्वेश्चन में, क्या पूछा है इन्होंने हमसे, कंप्यूट इट्स अर्निंग्स आफ्टर टैक्स हमें निकालना है, मतलब हमें ईएटी निकालना है, राइट। तो दिमाग लगाओ यार, बताओ जरा कैसे क्या होगा। सबसे पहले अपन डीएफएल निकालेंगे, ठीक है, आपके कहने पर मैं ऐसा कर लेता हूँ। तो डीएफएल के लिए हम क्या करेंगे, डीसीएल इज इक्वल टू डीओएल इंटू डीसीएल कितना है, और डीओएल कितना है, तो डीएफएल कितना होगा, 4 टाइम्स आता है हमारा डीएफएल, ठीक है, ये कर लिया। अब क्या, ईबीआईटी निकाल। तो एक काम करें, जो मैं समझ रहा हूँ वो ये समझ रहा हूँ कि आप मुझसे ना इनकम स्टेटमेंट चाह रहे हो, है ना। क्या इनकम स्टेटमेंट हम सेल्स से शुरू करेंगे या कंट्री से शुरू कर लें, कंट्री से शुरू कर लें। कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस करते हैं, तो क्या आ जाएगा, फिर क्या माइनस करेंगे, तो क्या आ जाएगा, फिर क्या माइनस करेंगे, एट द रेट ऑफ, तो क्या आ जाएगा, और जिंदगी में चाहिए भी क्या, ईएटी, राइट। मतलब ये हमारे लिए आज क्वेश्चन मार्क है। बस ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स हमें करने। क्या हम कंट्रीब्यूशन बता सकते हैं, कितना है कंट्रीब्यूशन, गलत बोल दिया आपने, है ना, 150 नहीं, अच्छा आप पर यूनिट बोल दिया आपने कि बहुत समझदारी की। तो 150 पर यूनिट है ना, उसको इंटू 2500 करके जो आएगा ना वो इनकम स्टेटमेंट में लिखते हैं, कितना, 3,75,000। अब आप एक बात बताओ यार, सीए इंटरमीडिएट में आप लोग हो, आपको ये नंबर मालूम चल गया, रास्ते की कुछ कुछ उन्होंने हिंट्स आपको दे रखी है, क्या आप यहाँ पे ट्रेजर हंट नहीं कर सकते हो, ईएटी तक पहुंच सकते हैं ना। चलो बताओ फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी ये बताओ। अरे क्वेश्चन ने तो फिक्स कॉस्ट दी नहीं है, ओ क्या होगा, फिक्स कॉस्ट ही नहीं दी है। तो ट्रेजर हंट में यही होता है, हिंट्स कैच करनी पड़ती है। वेरी गुड यार, गजब घुमा के दिया। हाँ, ऑपरेटिंग लेवरेज हम यूज कर लेंगे। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना दे रखा है, 6 टाइम्स। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला याद है क्या, क्या है, ईबीआईटी। अब एक बात बताओ, जिंदगी में इंसान को डीओएल पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, इंसान मानेगा क्या, ईबीआईटी निकाल ही लेगा, यस। तो डीओएल की जगह पर कितना लिखने की प्लानिंग है, 6, और कंट्रीब्यूशन की जगह पर 3 लाख। हाँ जी, ईबीआईटी बोल के बताइए कितना है, 62,500 लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा फिक्स, हो जो भी वो निकाल लेंगे। हाँ, अब अपन ये बताओ कि इंटरेस्ट कितना, ओ इंटरेस्ट का अमाउंट कितना आएगा, ये कैसे निकालेंगे, फाइनेंशियल लेवल। डीएफएल का फॉर्मूला फॉर्मूला याद है क्या आज भी, बोल दो फिर। ये वो वाला नहीं बोला, वो माइनस माइनस वाला, प्रेफरेंस होता है तो, और यहाँ प्रेफरेंस नहीं है। कैसे मालूम है आपको कि प्रेफरेंस नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन गया ही कहाँ तक है, ईआईटी तक ही गया है वो, उसके नीचे ईएस तक तो गया ही नहीं है, तो हम अज्यूम कर लेंगे कि प्रेफरेंस नहीं है, राइट, क्योंकि वो मान लिया कि है तो फिर क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होगा, राइट। चलो डीएफएल की जगह क्या सेट कर देंगे, और ईबीआईटी की जगह क्या प्लानिंग है, तो ईबीटी बता दो इसी बात पे।
चलो इसके आगे की कहानी। नाइन 37.5 ऐसा कुछ आ रहा है, राइट। चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पर ये देखें आप इसका सोल्यूशन। तो ये वर्किंग नोट से, जैसा कि आपने मुझे बताया था कि सर सबसे पहले डीएफएल निकाल लेंगे, निकाल लिया। फिर हमने डॉल लगाकर क्या निकाल लिया, ईबीआईटी। फिर डीएफएल निकाल कर हमने क्या निकाल लिया, ईबीटी। और फिर ये जो ईबीटी है, इस ईबीटी में से क्या माइनस कर दिया, टैक्स। तो ये आ गया ईएटी। इज दैट क्लियर? ये जो यहाँ पर मैंने सोल्यूशन कर रखा है, ये प्रेजेंटेशन का एक फॉर्मेट है, राइट। ऑल्टरनेटिवली आप क्या कर सकते थे, ये सब देखो करना तो पड़ेगा इसी, और पैरेलली आप क्या बना सकते थे, और आपको मिल जाता नंबर। दोनों तरीके, दोनों प्रेजेंटेशन सही है, ठीक है। तो ये हुआ एक प्रेजेंटेशन की वर्किंग वर्किंग वर्किंग, और ईबीटी तक पहुंच गया इंसान सीधे ही, उससे क्या कर ले, ईएटी। दूसरा हो गया कि ये वर्किंग 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 तो करनी ही पड़ेगी, और यहाँ पर क्या बना ले, इनकम स्टेटमेंट, और आखिरी में आंसर निकाल ले। दोनों केस में पूरे पूरे नंबर मिलते हैं। चलिए, ये हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 10। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर स्ट्रॉन्ग लिमिटेड। ईबीआईटी दे रखा है, और पीबीटी, पीबीटी मतलब ईबीटी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि अर्निंग्स बिफोर टैक्स, और फिक्स कॉस्ट दे रखी है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ चेंज इन ईपीएस इफ सेल्स इंक्रीज्ड बाय, अरे बाप रे, कनेक्शन बना रहे क्या ये लोग? आप भी बनाते हो कभी कभी कनेक्शन किसी के साथ? हाँ, तो यहाँ पे कनेक्शन किसके और किसके बीच में बन रहा है? सेल्स और ईपीएस के बीच में है ना कनेक्शन की। अगर सेल्स में इतना चेंज आया तो ईपीएस में कितना चेंज आएगा, ऐसे ही पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो ये कनेक्शन कौन बताता है? वेरी गुड, राइट। ये कनेक्शन हमें बताता है डीसीएल। तो अगर दोस्तों जिंदगी में डीसीएल हमारे हाथ लग जाए ना, मजा आ जाए कसम से, क्या बोलते हैं? ओके, तो डीसीएल कैलकुलेट करने का मुझे फॉर्मूला बताओ, और प्लीज डॉल इनटू डीएफएल मत बोल देना। हाँ, दूसरा फॉर्मूला बताओ। परसेंटेज वाला भी प्लीज मत बोलना, क्योंकि उसमें परसेंटेज में दो दो कॉलम लगते हैं। हाँ, कौन सा फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रेफरेंस का कहीं से कहीं तक कोई जिक्र नहीं है, तो अब हम क्या कर लेंगे, ईबीआईटी माइनस आई को क्या कहते हैं, यानी जिस दिन मैंने कॉन्ट्री अपॉन ईबीटी कर लिया, उस दिन मुझे डीसीएल मिल जाएगा, इन दोनों का कनेक्शन मिल जाएगा, एंड आई विल बी एबल टू टेल यू कि कितना परसेंटेज से ईपीएस चेंज होगा। चलो, कंट्रीब्यूशन बता सकते हो कितना है? ओ, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, अपन इनकम स्टेटमेंट बना लेते हैं, राइट। इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट थोड़ा सा मुझे गाइड करो, क्या मैं सेल्स से शुरू करूं या कॉन्ट्री से ही शुरू करूं? माइनस गिव्स यू, माइनस गिव्स यू। ओके, तो ईबीआईटी कितना दे रखा है क्वेश्चन ने, पीबीटी कितना दे रखा है, और फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? ये मैंने तीनों नंबर लिख दिए ना। हाँ, तो फिर कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 1820। चलिए, तो आप यहां पर इस फॉर्मूला में डेटा रखेंगे, कंट्रीब्यूशन की जगह क्या लिखा, डिवाइडेड बाय, बोलो 6875 आ रहा है, और कैलकुलेटर उसके बाद खत्म हो जा रहा है। तो फिर एग्जाम में 5.69 लिखने की कोशिश मत करना। अगर 6875 तक आ रहा है और आगे कुछ है ही नहीं, तो राउंडिंग ऑफ 2 डेसिमल पे करने की जरूरत नहीं, जो आया वही राउंडेड नंबर ही अप टू 4 डेसिमल, ठीक है। हाँ, तो ये 5.6875, अब ये परसेंट मैंने गलत लिख दिया, और कितना आएगा 5.6875 टाइम्स, क्या है ये 5.6875, है ना। इफ सेल्स चेंजेस बाय 1% देन ईपीएस विल चेंज बाय, तो सिंस जब सेल्स 1% से इंक्रीज होगा तो हमारा ईपीएस 5.6875% से इंक्रीज होगा, और अब भी तो हमारा सेल्स कितने परसेंट से इंक्रीज हो रहा है, तो फिर आखिर ईपीएस कितने परसेंट से इंक्रीज होगा? ठीक है, चलिए इसका प्रेजेंटेशन आप देख लेंगे पीछे। ओके, मतलब आपने क्या करना है, क्वेश्चन समझ लिया, एक बार इसका प्रेजेंटेशन देख लिया, प्रेजेंटेशन लग के अगर आपको पूरा ही आ रहा है, समय बचाना है, तो फिर लिखकर करने की जरूरत नहीं। क्वेश्चन नहीं यार मुझे पूरा लिखकर करना है, तो आपने क्या करना है, एक बार प्रेजेंटेशन की झलक देख लेनी, वापस से क्वेश्चन पर आ जाना है और उसको लिखकर सॉल्व कर लेना है, ठीक है। चलो, आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 पर। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि ईबीआईटी, ईबीआईटी के दो और दूसरे नाम, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा ऑपरेटिंग इनकम, ये सब भाई भाई है ना। ऑफ एस्प्रो लिमिटेड इज रुपीज 1,60,000। इट्स कैपिटल स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, 10% डिबेंचर्स इनकी जिंदगी में कितने लाख रुपए के, और प्रेफरेंस भी है, वाह 1 लाख के, और इक्विटी शेयर्स हैं 4 लाख रुपीज के, 100 ईच लिखा है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे, 4000 शेयर्स इनके हो जाएंगे, राइट।
द कंपनी इज इन दी 35% टैक्स ब्रैकेट, द विथहोल्डिंग टैक्स ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड इज कितना 10%। अब यहां पर एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई जिसका आप मुझसे मीनिंग समझना चाह रहे हो, कौन सी टर्म? मतलब ये विथहोल्डिंग टैक्स आखिर सर क्या होता है? सर प्रेफरेंस डिविडेंड तो समझ में आ रहा है कि प्रेफरेंस को हम डिविडेंड दे रहे हैं, प्रेफरेंस से कितने रुपीस रेज करें 1 लाख, उस पर कितना परसेंट डिविडेंड है, यानी कितने रुपीस का डिविडेंड है 12,000, बट देयर इज सम काइंड ऑफ टैक्स बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन प्रेफरेंस डिविडेंड। अच्छा ये टैक्स है कितना परसेंट? तो 12,000 का जो हम उन्हें डिविडेंड देंगे उसका 10% कितना होता है? ये कुछ तो टैक्स है, राइट? क्या आप समझते हो विथहोल्डिंग टैक्स क्या होता है? क्या आप टीडीएस आपने कभी सुना हुआ है? टीडीएस, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। बस तो आप इतना समझ लो कि विथहोल्डिंग टैक्स और टीडीएस एक ही बात है, सिंपल। तो सर पर इनकम टैक्स वालों ने तो कभी ये वर्ड ही नहीं बोला। तो क्या रहता है कि इतना बड़ा दुनिया है, राइट, उसमें भारत एक देश है, तो भारत में टेक टीडीएस को टीडीएस बोलते हैं। दुनिया में ऐसे कई देश हैं जहां पर उसको वर्ड टीडीएस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? विथहोल्डिंग टैक्स। विथहोल्ड, विथहोल्ड का मतलब समझते हो? रोक लिया, रख लिया। विथ होल्ड कर लिया मतलब रोक लिया, रख लिया। तो भाई तुम्हारा कितना बनता है? 12,000 बनता है, ये रख लिया तुम्हारा 10%, सरकार को जमा कर देंगे, बाद में आप आपस में समझ लेना, राइट? या फिर मैं थोड़ी सी और क्लैरिटी देना चाहूं तो जब हम इंटरनेशनल रेमिटेंसेस करते हैं ना, तो फिर इंडिया में टीडीएस को विथहोल्डिंग टैक्स बोलते हैं। यानी अगर बाहर से फॉरेन इन्वेस्टर्स ने पैसा लगा रखा और उनको हम इनकम दे रहे हैं, तो उनका जो पैसा हम रखते हैं उसको टीडीएस नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं? विथहोल्डिंग टैक्स। बट मैकेनिज्म फंक्शनिंग बिल्कुल सेम है, राइट? सो विथहोल्डिंग टैक्स इज अ न्यू टैक्स और इट इज जस्ट टीडीएस, जस्ट टीडीएस, राइट? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यार हमसे? ईपीएस पूछ रहा है। इंसान ईपीएस कैसे निकालता है? विद द हेल्प ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ओके, तो इनकम स्टेटमेंट का आप मुझे यहां पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉर्मेट बताओ, कैसे क्या शुरू करेंगे? सेल से शुरू करेंगे क्या? नहीं, कहां से शुरू करेंगे? कितना दे रखा है? ओके, उसमें से क्या माइनस करेंगे? वक्त आने पर हो जाएगा। फिर क्या माइनस करेंगे? एट द रेट 35%। ओके, क्योंकि यहां जो माइनस करते हैं ना टैक्स, वो कोई विथहोल्डिंग टैक्स माइनस नहीं करते, वो तो हम इनकम टैक्स माइनस करते हैं, राइट? चलो टैक्स माइनस कर दिया, क्या आ जाएगा? इसमें से क्या माइनस कर देंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या आ जाएगा? डिवाइड किससे कर देंगे? तो क्या आ जाएगा? यही चाहिए जिंदगी में। चलो कैलकुलेटर पे शुरू हो जाओ। तो आप मुझे इंटरेस्ट बताइए, इंटरेस्ट कितना माइनस करेंगे? 50,000, राइट? तो कितना आता है बताते जाओ यार। ये टैक्स दे दो 35%। प्रेफरेंस डिविडेंड। ओ पर एक मिनट यार, इसमें वो है ना विथहोल्डिंग टैक्स वाला पॉइंट। 1 लाख का 12% तो है प्रेफरेंस डिविडेंड, यानी कितने रुपीस? 12,000। अच्छा विथहोल्डिंग टैक्स कितना परसेंट है? यानी सरल शब्दों में हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देंगे कितना? कैश तो उनको, टीडीएस का फंक्शन मालूम है ना, जैसे आपकी इनकम बन रही है 12,000, तो सरकार का 10% टैक्स आपका वो कंपनी रख लेती है, यानी 1,200 रुपीज आपका टीडीएस डिडक्ट हो जाता है और 10,800 एक इन्वेस्टर को मिल जाता है, राइट? तो इन्वेस्टर को मिलेंगे 10,800, है ना? सरकार को टीडीएस जमा हो जाएगा कितना? 1,200। कंपनी को कितना पे करना पड़ेगा? कंपनी को 12,000 पे करना पड़ेगा या कंपनी को 10,800 ही पे करना है? कंपनी का तो ओवरऑल आउटफ्लो वही रहेगा ना। अच्छा अपन इस क्वेश्चन में इन्वेस्टर है, अपन सरकार है, अपन तो कंपनी, अपन तो कंपनी। अब अगर मान लो ये विथहोल्डिंग टैक्स नहीं होता तो फिर पूरा पूरा 12,000 का आउटफ्लो किसको होता है? इस बंदे को होता है। फिर ये देखता है इसका इनकम टैक्स रिटर्न में जो भी करना है। अभी क्या हो गया, वो 12,000 का पेमेंट 12,000 रहा या स्प्लिट हो गया? स्प्लिट हो गया बिटवीन गवर्नमेंट 10% एंड 90% गोज टू इन्वेस्टर। चलो तो अब आप मुझे बताइए कि इनकम स्टेटमेंट में हम प्रेफरेंस डिविडेंड कितना लिखेंगे? 10,800 या फिर 12,000? 12,000 लिखेंगे। क्यों? अपन ने 10% का विथहोल्ड करा ना टैक्स, पर अपना तो ओवरऑल 12,000 ही गया भाई। या तो सीधे सीधे उस बंदे को दे देते 12,000, फिर वो देखता उसका इनकम टैक्स रिटर्न। सरकार ने बोला 1 मिनट उसको मत दो, वो टैक्स चोरी करेगा बंदा,
10% उसका डिडक्ट करो। हमने कहा अरे वाह बढ़िया, 10% डिडक्ट कर लिया, हमने रख लिया अपने पास। उन्होंने बोला भैया जमा करना पड़ेगा सरकार के खजाने में। तो हमने कहा हाँ क्या मिला यार, हम तो सरकारी एजेंट बन के रह गए कि टैक्स उसका कट करके सरकार को ले जाकर टैक्स कलेक्शन करके दे रहे हैं, हम भी इनकम टैक्स ऑफिसर बन गए, राइट। तो अपने पास से तो ओवरऑल खर्चा कितना ही हुआ, 12,000। इज दैट क्लियर? तो एक तरीके से मैं एक बड़ी बात बोलूं आपको कि ये जो सेंटेंस है ना, हाँ ये लिखा है या फिर ये नहीं लिखा, इसका कोई सिग्निफिकेंस ही हमारे लिए नहीं है। बस वो ऐसा हो गया कि उसको देने के बजाय उसके थोड़े से पैसे कट करके सरकार को दे दिए, हमें क्या मिला, हम तो वही है ना। कितने रुपीस, कितना आ रहा है ये, डिवाइड किससे करेंगे, कितना आता है? परसेंट या रुपीस? रुपीस, ओके। सो डिटरमाइन दी फर्म्स ईपीएस, उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा, राइट। ये देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का सोल्यूशन, यहाँ पर ये 14.875 आ जाता है हमारा ईपीएस। इज दैट क्लियर? ओके। डिटरमाइन दी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस, पहले आप बुझा रहे हैं। डिटरमाइन दी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस एसोसिएटेड विद 30% इंक्रीज इन ईबीआईटी। ये बोल रहे हैं कि अगर ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ जाए तो बताओ कि ईपीएस आखिर कितना परसेंट से बढ़ेगा। ओके, तो उसके लिए हमारे पास दो तरीके, या तो हम एक और इनकम स्टेटमेंट बना लें और उस इनकम स्टेटमेंट में ईबीआईटी सच्ची मुच्ची कितने परसेंट से बढ़ा लें, बढ़ा लें तो अपने आप ही नया ईपीएस निकल कर आ जाएगा और बता देंगे कि फिर ईपीएस कितने परसेंटेज से चेंज हुआ। ऑल्टरनेटिवली इतनी मेहनत जिंदगी में करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या ये कनेक्शन बिठाएंगे अपन, है ना। तो किसका किसका कनेक्शन बिठाना पड़ेगा, या फिर ईपीएस, बात तो एक ही है। हाँ, इनका कनेक्शन कौन सा वाला लेवरेज बिठाता है, डीएफएल। तो सबसे पहला अपन क्या निकाल लेंगे, डीएफएल निकाल लेंगे, राइट। चलिए तो आप मुझे बताइए कि डीएफएल का फॉर्मूला क्या है, ईबीआईटी अपॉन ईबीआईटी माइनस आई माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड अपॉन 1 माइनस टी। तो ईबीआईटी बताइए कितना है, ओके, डिवाइडेड बाय 1,60,000 माइनस कितना 50,000 माइनस कितना 12,000 अपॉन 3.5, ठीक है। चलो तो पहले कैलकुलेटर में इसको सॉल्व करना पड़ेगा और उसको मेमोरी माइनस में डालना पड़ेगा, 50,000 को भी मेमोरी माइनस में डालना पड़ेगा और 1,60,000 को मेमोरी प्लस में डालना पड़ेगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिए अपने अपने स्टाइल से और मुझे बताइए डीएफएल कितना है। 1.7478 आता है डीएफएल, राइट। 7899 ऐसा कुछ आ रहा है, तो अपन इसको 1.75 लिख सकते हैं एग्जाम में, कोई टेंशन वाली बात नहीं। हाँ, अब आप एक बात बताओ कि अगर हमारा डीएफएल निकल गया तो हम बता सकते हैं कि ईपीएस में कितना चेंज आएगा। मतलब पहले तो इसका इंटरप्रिटेशन बताओ, चलो 1.75 टाइम्स जो आपने डीएफएल निकाला इसका इंटरप्रिटेशन क्या है। 1% चेंज इन ईबीआईटी लीड्स टू 1.75% चेंज इन ईपीएस और ईएईएस। तो अब भी हमारा ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ रहा है, तो आप बता सकते हैं कि ईपीएस में कितना प्रतिशत का चेंज आएगा। 30 इंटू 1.75 यानी 52 पॉइंट, यही आ रहा है ना, 30 इंटू 1.75 यानी 52.5% से हमारा ईपीएस बढ़ जाएगा, राइट। ओके, लेकिन इस क्वेश्चन में डीएफएल निकालने का कहां पूछा हुआ है, थर्ड पॉइंट में। यानी क्वेश्चन के इंटेंशन को समझो, क्वेश्चन सेकंड पॉइंट में आपसे डीएफएल यूज करवाना चाह रहा है या नहीं करवाना चाह रहा है, नहीं, क्योंकि यहीं कैलकुलेट करके यूज कर लिया तो थर्ड में नया क्या करोगे। तो अब सेकंड में आपको किसी और तरीके से परसेंटेज चेंज इन ईपीएस निकालना पड़ेगा। अब एक ही तरीका बच गया, डीएफएल कैलकुलेट करके निकालने वाला तरीका तो उन्होंने हमसे छीन लिया, बताओ फिर क्या तरीका बच गया। इनकम स्टेटमेंट बनाओ, एक और इनकम स्टेटमेंट, और उसमें क्या कर लो, ईबीआईटी 30% से बढ़ा लो, राइट। वही काम यहां पर किया हुआ है, ईबीआईटी 30% से बढ़ा दिया है और ये पूरा का पूरा रिवर्क कर लिया। और अब आप देखना यहां पर जो परसेंटेज चेंज आएगा ना वो वही आएगा, देखो कितना आ रहा है, वही निकाला था अपने 52.5, लेकिन करना उसको कैसे, ऐसे करना है कि भाई 14.875 का ईपीएस इतना हो गया, मतलब कितना परसेंटेज चेंज आया है। तो कैसे निकालते हो, न्यू सिचुएशन माइनस एग्जिस्टिंग सिचुएशन डिवाइडेड बाय एग्जिस्टिंग सिचुएशन, ठीक है। चलिए
फोर्थ पॉइंट क्वेश्चन वाले क्या पूछ रहे हैं, एज्यूमिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज एज कितना, क्या बताना है हमें, बड़ी बात छोटी बात, डीएसएल डीसीएल हमें निकालना है, डीसीएल इज इक्वल टू फॉर्मूला बोलो, डॉल इंटू डीएफएल, डीएफएल अभी निकाल ही लिया है, कितना निकाला डीएफएल, डॉल कितना है, तो कितना आ जाएगा डीसीएल, कितना आ रहा है 3.5, यानी 2 इंटू कितना कर दिया आपने 1.75, तो ये आता है 3.5 टाइम्स। इज दैट क्लियर? चलिए दोस्तों, अब हम आ रहे हैं यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन पर। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन यानी ये क्वेश्चन कोई परवाह नहीं करेंगे आपसे कि मैं सिर्फ डीओएल ही पूछूंगा, डीएफएल नहीं पूछूंगा, या डीओएल डीएफएल पूछूंगा, डीसीएल नहीं, कहीं से भी 360 डिग्री कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। तो आते हैं अपन इस क्वेश्चन पर, डर लग रहा है या हो जाएंगे, हो जाएंगे। आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 13 पर, और 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था लॉकडाउन के बाद वाले अटेम्प्ट में। द फॉलोइंग डेटा इज अवेलेबल फॉर स्टोन लिमिटेड, सेल्स दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट कितना परसेंट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना परसेंट हुआ 60%, फिक्स कॉस्ट माइनस कर दी, क्या आ गया, माइनस इंटरेस्ट कर दिया, क्या आ गया ईबीटी। ओके, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज, क्वेश्चन ने अपना इंटेंशन पहले ही क्लियर कर दिया है कि जो भी नीचे मैं पूछ रहा हूं वो कैसे बताना है, यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज। फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम। आप जानते हो टैक्सेबल इनकम का मीनिंग क्या, टैक्सेबल इनकम यानी क्या, ईबीटी, बिकॉज ईबीटी इज टैक्सेबल इनकम, उस पर सरकार टैक्स लेती है, राइट। परसेंटेज चेंज इन ईबीटी इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय कितना परसेंट, 10%, यानी कनेक्शन बिठाना पड़ेगा ना, किसका और किसका कनेक्शन बैठ रहा है, ईबीटी और ईबीआईटी का कनेक्शन कौन बिठाता है, कौन सा लेवरेज बिठाता है कनेक्शन, डीएफएल, है ना। नहीं पर सर फाइनेंशियल लेवरेज तो ईबीआईटी से ईएस का कनेक्शन बिठाता है, वो तो तब जब प्रेफरेंस भी होता है, और जब प्रेफरेंस होता ही नहीं, जो इस क्वेश्चन में दिख ही रहा है, क्योंकि उन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड की हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो हम क्या बोलेंगे कि आपका जो कनेक्शन बैठ रहा है वो ईबीआईटी से ईबीटी तक बैठ रहा है। इज दैट क्लियर? ओके, कौन बिठाता है कनेक्शन ईबीआईटी से ईबीटी, डीएफएल। ओके, फिर इसके बाद परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी निकालना है इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय, तो ईबीआईटी और सेल्स का कनेक्शन बिठाना है, किससे बैठता है कनेक्शन, डीओएल्स। फिर इसके बाद परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम यानी ईबीटी इफ सेल्स, तो ईबीटी और सेल्स का कनेक्शन कैसे बैठता है, डीसीएल से। तो एक काम करें, जिंदगी में पहले इन 3 सवालों के जवाब दे, उसके पहले ये 3 चीजें निकाल लें। चलो, तो डॉल डीएफएल डीसीएल, डॉल का फॉर्मूला क्या होता है, चलो करके दिखाओ, कंट्रीब्यूशन कितना है, ईबीआईटी कितना है, कितना आता है डॉल 3 टाइम्स, डीएफएल का फॉर्मूला बोलो, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, यानी 1 लाख अपॉन 1.333 आ गया। चलो डीसीएल बोल दो, इसी खुशी में कितना आ रहा है, 4 टाइम्स। ओके, हाँ, अब इनसे पूछो कि भाई क्या पूछ रहे थे, द परसेंटेज चेंज इन टैक्सेबल इनकम इफ ईबीआईटी इंक्रीजेस बाय 10%। तो आप देखो कि ईबीआईटी से इसका कनेक्शन कौन कौन सा लेवरेज बिठाता है, फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज 1.33 आया, इसका मीनिंग क्या है ये बताओ, इसका मीनिंग है कि 1% से अगर ईबीआईटी चेंज हुआ तो 1.33% से ईबीटी चेंज होगा, तो अब भी कितना चेंज कर रहे हैं ये लोग, तो फिर ये कितने परसेंट से चेंज होगा, ये आ गया परसेंटेज चेंज। इज दैट क्लियर? सर ये तो आपने अच्छे से बता दिया, पर आप ये बताओ कि इसको एग्जाम में प्रेजेंटेशन कैसे करना है। तो प्रेजेंटेशन बहुत आसान है, डीएफएल का फॉर्मूला लिख देना, पर डीएफएल का वो वाला फॉर्मूला मत लिख देना जिससे डीएफएल निकाला है। वेरी गुड, परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला लिख देंगे कि डीएफएल का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन ईबीटी कितना, ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। अब क्या करना है, डीएफएल की वैल्यू लिख देना 1.33 और परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी कितना लिख देना, गिवन है 10%, तो क्या निकल जाएगा। और जिंदगी में पूछ ही क्या रहे हैं, वो यही पूछ रहे हैं, क्या उसी तरीके से आपसे सेकंड थर्ड पॉइंट भी हो जाएंगे। यस, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल्सो वेरीफाई द रिजल्ट्स इन ईच ऑफ द अबव केस। अरे बाप रे, मतलब अपन ने बताया, इनको भरोसा नहीं हो रहा है, क्या बोल रहे हैं कि अब जो आपने रिजल्ट निकाले उसे आप वेरीफाई भी करो। वेरीफाई कैसे करेंगे, बढ़ा लो ईबीआईटी 10%, यानी 1 लाख की जगह कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट तो 25,000 ही रहेगा, यानी ईबीटी कितना हो जाएगा
बस। तो अब आप 85,000 माइनस 75,000 डिवाइडेड बाय 75,000 करके बता देना कि ये देखो पीबीटी इतने परसेंट से बढ़ रहा है, और हम तो पहले ही बोल रहे थे कि इतने परसेंट से। इज दैट क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 13 का देख लेंगे हम एक बार यहाँ पर सोल्यूशन। ये सबसे पहले तो सबसे पहले तो डीएफएल निकाल लिया है ना। डीएफएल कितना आ गया? 1.33 टाइम्स, और फिर डीएफएल का परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो परसेंटेज वाला फॉर्मूला करके ये आ गया अपना आंसर। अब उसका अपन क्या कर रहे हैं? वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए क्या करना पड़ेगा? न्यू ईबीटी माइनस एक्जिस्टिंग अपॉन एक्जिस्टिंग। न्यू अपन ने निकाला ही था 85,000, हम बोलेंगे ये देखो ये हो गया वेरीफाई, टैली हो रहा है। इज दैट क्लियर? उसी तरीके से बाकी दो भी कर लेंगे, है ना। ओके चलिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 में ये स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है दोस्तों, और इंपॉर्टेंट होते हैं स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन एज इट इज छप जाते हैं 6 8 8 10 10 नंबर के लिए। अ फर्म्स डिटेल्स आर एज अंडर। सेल्स दे रखा है हमें, कितने रुपीस का सेलिंग प्राइस है? 100 रुपीज पर यूनिट। और कितने रुपीस का सेल्स है? या नंबर ऑफ यूनिट्स वक्त आने पर निकल सकती है 24,000 यूनिट्स। वेरिएबल कॉस्ट कितनी परसेंट है? यानी कि 12 लाख रुपीस हो जाएगी क्या वेरिएबल कॉस्ट? तो कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? रिमेनिंग 12 लाख, राइट। उसमें से क्या माइनस कर लेंगे? यानी कि ईबीआईटी कितना बचा? 2 लाख। इट हैज बोरोड कितने लाख रुपए एट द रेट ऑफ, यानी कितने रुपीस ब्याज बनेगा? तो अभी अपना ईबीआईटी 2 लाख आ रहा था शायद, उसमें से 1 लाख रुपीस का हम इंटरेस्ट हटा देंगे, तो ईबीटी अर्निंग्स बिफोर टैक्स कितना बचेगा? 1 लाख। ओके, और टैक्स कितना दे रखा है हमें? 50%, यानी कि अर्निंग्स आफ्टर टैक्स कितना बचेगा? 50,000। इक्विटी शेयर कैपिटल हमारी कितने लाख रुपए हैं, और 100 रुपीज का शेयर है ना, यानी नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो जाएंगे? 10,000 शेयर्स, यानी वक्त आने पर ईपीएस निकल जाएगा। क्या बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट बनता हुआ नजर आ रहा है क्या? हाँ। अब आप एक बात बताओ, अगर किसी इंसान ने जिंदगी में इनकम स्टेटमेंट बना लिया, क्या वो फर्स्ट पॉइंट में ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं निकाल सकता? फॉर्मूला क्या है ऑपरेटिंग लेवरेज का? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, वो भी इनकम स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूशन भी अवेलेबल है और ईबीआईटी भी। फाइनेंशियल लेवरेज नहीं निकाल सकता क्या? फॉर्मूला क्या है? ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, दोनों इनकम स्टेटमेंट में मिल रहे हैं। कंबाइंड लेवरेज, दो दो ऑप्शन है, या तो डॉल निकाला डीएफएल निकाला, सीधा मल्टीप्लाई करो। नहीं मन करता तो डीसीएल का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला क्या लिखेंगे डीसीएल का? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, ये आ जाएगा आंसर। क्या बोलते हो? चलो ए बी सी तीनों पॉइंट हो जाएंगे। डी पॉइंट में क्या पूछा है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का दूसरा नाम बोले, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। फॉर्मूला बोले एबीआईटी अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ईबीआईटी इनकम स्टेटमेंट में से मिलेगा? मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड बोल के बताइए कितने लाख रुपीस है कैपिटल एम्प्लॉयड? 20 लाख। क्योंकि ये 10 लाख नहीं 20 लाख, क्योंकि एक मिनट यार, सिर्फ जो आपने इक्विटी ने पैसा लगाया वो कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होता है। कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब सबने मिलाकर कितना पैसा लगाया। जो आपने पैसा लगाया वो तो इक्विटी शेयर फंड कहलाता है, ठीक है। तो अपने इक्विटी वालों के 10 लाख लगे हुए और उधारी वालों के 10 लाख और लगे हुए, तो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी? 20 लाख। लगता है आपको आपसे निकल जाएगा आरओसी। फिर ई पॉइंट क्या पूछा है? इफ द सेल्स इंक्रीजेस बाय व्हाट विल बी द न्यू ईबीआईटी। मतलब कनेक्शन किसका और किसका बिठाना है पहले तो ये बताओ। सेल्स और ईबीआईटी का कनेक्शन कौन बिठाता है ये बताओ? डीओएल बिठाता है क्या? हाँ, सेल्स से ईबीआईटी डीओएल है, ईबीआईटी से ईबीटी या फिर ईएईएस डीएफएल है, और सीधे सेल्स से ईबीटी या फिर ईएईएस डीसीएल, ठीक है। तो यहां पे आपने क्या बोला था? डीओएल। कितना है डीओएल? इसका इंटरप्रिटेशन बोलो। इफ सेल्स इंक्रीजेस बाय 1% देन बाय 6%। हाँ, तो अब भी ये लोग जो सेल्स है वो कितने लाख रुपए से बढ़ा रहे हैं? अब भी सेल्स है कितना, और 24 लाख की सेल्स कितने लाख से बढ़ रही है, मतलब कितने परसेंट से बढ़ रही है? तो आप बता सकते हो कि ईबीआईटी कितने परसेंट से बढ़ेगा, है ना। इज दैट क्लियर? 6 टाइम से बढ़ेगा ना। ओके, तो 150% से हमारा ईबीआईटी क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो क्वेश्चन ने क्या इंक्रीज पूछा है, क्या क्वेश्चन ने पूछा है कि नया ईबीआईटी कितना होगा? कैसे निकालोगे नया ईबीआईटी? पुराना ईबीआईटी इंटू नहीं 150% प्लस 150%। अच्छा तुम भी सही बोल रहे हो, इंटू 150% कर लो और फिर प्लस इक्वल टू कर लो, चलेगा। तो ये आ जाएगा हमारा नया ईबीआईटी। इज दैट क्लियर? हो जाएगा ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं हम। द फॉलोइंग डेटा हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ एलएम। सेल्स दे रखा है कितने लाख? 100 लाख। इंटरेस्ट कितना है? ऑपरेटिंग है 1.2 और कंबाइंड है 2.16। अब इंसान को ऑपरेटिंग पता है और कंबाइंड पता है, तो वक्त आने पर वो क्या निकाल लेगा? फाइनेंशियल लेवरेज निकाल लेगा। चलिए अब हमें क्या निकालनी है?
फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा, मतलब इनकम स्टेटमेंट बनाने से क्या क्लैरिटी आ जाती है, वैसे निकाल तो अपन यूं भी सकते हैं फिक्स कॉस्ट, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट का अपन यहाँ पर फॉर्मेट बना लेते हैं, सेल्स माइनस गिव्स यू माइनस फिक्स कॉस्ट गिव्स यू ईबीआईटी। चलिए, तो सेल्स कितना लिख दूं मैं, 100 lakhs। अच्छा, इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 10 lakhs। तो नीचे आएगा ना, ईबीआईटी के नीचे आएगा, तो ये आ जाएगा ईबीटी। ओके, ऑपरेटिंग लेवरेज 1.2 और कंबाइंड 2.16 है, तो अपन फाइनेंशियल निकाल लेते हैं ना। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, डीसीएल इज इक्वल टू डॉल डीएफएल। तो डीसीएल की जगह पर 2.16 सेट कर दो, डॉल की जगह 1.2 सेट कर दो, तो डीएफएल कितना आता है, 1.8 टाइम्स आता है हमारा डीएफएल। चलो, फर्स्ट पॉइंट हमसे हो गया। सेकंड पॉइंट क्या निकालना है, फिक्स कॉस्ट कैसे क्या निकालेंगे, थोड़ा सा गाइड करें मुझे। सबसे पहले अपन ईबीआईटी निकाल लेंगे, ऐसा तो ईबीआईटी निकल जाएगा क्या हमसे, कैसे, डीएफएल से 1.8 है। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया आपकी पूरी स्कीम क्या है फिक्स कॉस्ट निकालने की। ओके ओके, अब मुझे क्लियर हुआ ना। आप डीएफएल का मुझसे वो वाला फॉर्मूला लगवाओगे, कौन सा वाला फॉर्मूला, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। और ओ कैसे लगाएंगे फॉर्मूला, देखो डीएफएल तो पता है, पर ना ही हमें ईबीआईटी पता है ना ही ईबीटी पता है, तो लगेगा कैसे फॉर्मूला। इंटरेस्ट जरूर पता है, पर इंटरेस्ट से क्या करेंगे। ओ हाँ, एक मिनट, मुझे क्लिक हो गया। देखो, अपने को इंटरेस्ट मालूम है, पर ईबीआईटी मालूम है क्या, नहीं। ईबीटी मालूम है क्या, नहीं मालूम है। पर ईबीटी तक कैसे पहुंचना, ईबीआईटी के थ्रू वो मालूम है। एक मिनट यार, अपना फॉर्मूला हम नॉर्मली क्या लिखते हैं, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी लिखते हैं। बट प्रॉब्लम ये कि ये फॉर्मूला लिख दिया तो ये भी एक अननोन वेरिएबल है और ये भी एक अननोन वेरिएबल, और आप तो जानते हो जिंदगी में दो अननोन हो तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाती, एक अननोन तो फिर भी निकाल लेंगे। तो आप क्या करो, इसको तो ईबीआईटी लिखो, और जो नीचे वाला है ना उसको ईबीआईटी माइनस आई लिख दो, और आई तो मालूम ही है 10। तो अब हमारी जिंदगी में दो अननोन बचे हैं, एक सिंगल अननोन में कन्वर्ट कर दिया, तो हमने टू अननोन को एक सिंगल अननोन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया, राइट। क्या अब आपको लगता है कि हम ईबीआईटी निकाल पाएंगे, यस। तो मैं जो आपकी स्कीम समझ रहा हूँ वो ये है कि आप मुझसे यहाँ से ईबीआईटी निकलवा लोगे। अच्छा, ईबीआईटी मालूम चल गया तो ईबीटी तो मालूम चल ही जाएगा, नहीं। पर हमारी जिंदगी में सवाल क्या था कि फिक्स कॉस्ट कितनी है, अब ये कैसे निकाल लेंगे फिक्स कॉस्ट। वेरी गुड, हम डीओएल यूज कर लेंगे। डीओएल का फॉर्मूला क्या है, अब आप एक बात बताओ, इंसान को डीओएल मालूम है, इंसान को ईबीआईटी मालूम है, वो मानेगा क्या, इंसान निकाल ही लेगा कंट्रीब्यूशन, और बस उसको कॉन्ट्री मालूम है और ईबीआईटी मालूम है, तो वो क्या पता कर लेगा, वही चाहिए उसे जिंदगी में, ठीक है। अच्छा, फिर क्या निकालना है, पीवी रेशो। पीवी रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन मालूम है, यस, पुरानी पुण्य हमारे पास, और सेल्स मालूम है, निकल जाएगा क्या पीवी रेशियो। ओके, तो क्या ये मैं आपको खुद से करने दे दूं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, देखो, जो जिन पे यहाँ सॉल्ट का सिंबल सिंबल है ना, वो तो किताब के अंदर ही सॉल्ट है। जिन पे यहाँ सॉल्ट का सिंबल नहीं, वो ये जो मैं सॉल्यूशंस कॉपी आपको दे रहा हूँ ना, उसके अंदर सॉल्ट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 इसके अंदर सॉल्ट है, तो मैं लिख कर करवाऊँ या अब आप कर लोगे इसकी प्रैक्टिस, स्कीम हमें समझ में आ गई है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको इस क्वेश्चन को खुद से लिखकर सॉल्व कर लेना है। बाय चांस आपको हेल्प की जरूरत पड़े तो आप सोल्यूशन कॉपी रेफर करना, ओके। फास्ट ट्रैक बैच है तो मेरे ऊपर ये प्रेशर है कि मुझे लेस नंबर ऑफ लेक्चर्स में आपको पूरी क्वालिटी देनी, तो मैंने आपको कंप्लीटली अंडरस्टैंड तो करवा दिया है। बस अब एक प्रैक्टिस की कमी रह जा रही, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करवाने गया तो जो हमारे 35 लेक्चर्स का टारगेट है, इट विल गो टू 70 लेक्चर्स, है ना। तो आपको अपने पार्ट पर प्रैक्टिस कर लेनी, और वैसे भी मैं बता दूं, मेरे लिखकर करवाने से आपका कोई फायदा नहीं। आपका फायदा कब है, जब आप ये क्वेश्चन पढ़ो और अब आप खुद से इसको पूरा लिख कर लो, तो कॉन्फिडेंस जो आएगा वो अलग ही होगा, है ना। तो प्लीज मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप ना ऐसा मत करना कि सर ने करवा तो दिया ही है, अपने को समझ में तो आ ही गया है, तो क्या करना, ऐसा नहीं करना। आपने अब इस क्वेश्चन को लिखकर कंप्लीट कर लेना है, तो आपका पूरी लर्निंग कंप्लीट हो जाएगी, राइट। चलिए, तो मैं करवाऊं लिखकर या हो जाएगा ये आपसे, हो जाएगा आपसे। चलिए, ये हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट किया।
नाउ लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है दोस्तों किसी जमाने में। फ्रॉम द फॉलोइंग फाइनेंशियल डेटा ऑफ कंपनी ए एंड बी, प्रिपेयर क्या करना है हमें उनका इनकम स्टेटमेंट। क्या इनकम स्टेटमेंट बनाना कोई बहुत बड़ी बात है? यू बना लेंगे, है ना। चलो, वेरिएबल कॉस्ट दी है, ओ अलग अलग स्टाइल मार रहे हैं लोग, है ना। फिक्स कॉस्ट दी है और यहाँ पे डैश लिखा है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया है। फाइनेंशियल लेवरेज कितना लिखा है? ओ ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं ना ऐसा कुछ। ऑपरेटिंग लेवरेज कितना लिखा है? 4:1। तो आप मुझे इसका इंटरप्रिटेशन बताइए क्या है। 5 टाइम्स एंड 4 टाइम्स, क्या है कि उनको स्टाइल मारना था भाई। 5 टाइम्स का भी मीनिंग क्या है? 5 फॉर 1, दैट फॉर एवरी 1% चेंज हियर द चेंज विल बी 5%। तो उन्होंने इसको 5:1 लिख दिया। सो 5:1 सिंपली मींस 5 टाइम्स, 4:1 मींस 4 टाइम्स। इनकम टैक्स का रेट दे रखा है और सेल्स उन्होंने हमें दे रखा। अच्छा, इसके सेल्स में डैश लिखा है, इसका मतलब है कि इसका सेल्स ही नहीं, इसका सेल्स 0 है या है पर बताना नहीं चाह रहे, क्योंकि सेल्स होगा जब भी तो ये आगे सारी चीजें होंगी ना, राइट। ओके, तो जहां जहां पर डैश लिखा है का मतलब क्या है कि वो चीजें है ही नहीं, या वो है पर ये लोग बताना नहीं चाह रहे, है पर वो बताना नहीं चाह रहे, राइट। तो करना है क्या इसमें, क्वेश्चन तो खत्म ही हो गया। ओ हमें इनकम स्टेटमेंट बनाना है, तो आप मुझे इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताइए, क्या है इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट? माइनस गिव्स अस कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन माइनस गिव्स अस EBIT, EBIT माइनस गिव्स अस EBT। क्या क्वेश्चन है? टैक्स रेट दे रखी है, माइनस गिव्स अस EAT। ओके, अभी हम यहीं तक ही बनाते हैं और फिर बाद में सोचेंगे कि प्रेफरेंस है या नहीं है, राइट। ओके, प्रेफरेंस होगा तो माइनस कर लेंगे DP, तो EAS आ जाएगा, राइट। चलो, हमें कंपनी ए के लिए भी इनकम स्टेटमेंट बनाना है और बी के लिए भी बनाना है। सबसे पहले अपना फोकस पूरा किस पर डाल दें? ए पर। ए मुझे मालूम है क्या लग रहा है, ए ज्यादा आसान है या बी ज्यादा आसान है? बी ज्यादा आसान है, क्योंकि उसका ना सेल्स वेल्स भी दे रखा है, वेरिएबल कॉस्ट भी दे रखी है, तो अपन पहले बी कर लेते हैं, है ना। चलो, तो आप मुझे बताइए कि बी का सेल्स कितना है? 1,05,000। वेरिएबल कॉस्ट कितनी परसेंट दे रखी है, यानी कितनी हो जाती है? कॉन्ट्री बोल दो, 42,000। अब इसमें से हमें क्या माइनस करना रहेगा? फिक्स कॉस्ट कितनी दे रखी है? ओ दिया नहीं है, ठीक है, तो जो नहीं दिया उस पर अभी अपन क्वेश्चन मार्क बना लेते हैं, है ना। चलो, EBIT क्वेश्चन ने दे रखा है क्या? नहीं, तो ये भी हमें पता करना है। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट दिया है क्या क्वेश्चन ने? कितना है इंटरेस्ट? 9,000। तो EBT दिया है क्या? नहीं, ठीक है। टैक्स का अमाउंट तो नहीं दिया, लेकिन रेट कितनी दे रखी है? क्या EAT क्वेश्चन ने हमें दे रखा है? ये भी नहीं दे रखा है। तो एक मिनट, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन यूज कर ली हमने क्वेश्चन की वो बताना। ये यूज कर लिया, फिर ये यूज कर लिया, है ना, लिख लिया ना मतलब। फिर इसके बाद ये भी यूज कर लिया और ये भी यूज कर लिया। अब जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज बची, क्या? ऑपरेटिंग लेवरेज कितना है? 4 टाइम्स। तो अब आप बताइए कि अगर ऑपरेटिंग लेवरेज 4 टाइम्स है, तो ऑपरेटिंग लेवरेज कहां से कहां का कनेक्शन बिठाता है ना, मतलब सेल से EBIT का कनेक्शन बिठाता है परसेंटेज में, या फॉर्मूला की टर्म्स में देखो तो कंट्री से EBIT का कनेक्शन। आप मुझे डॉल का फॉर्मूला बताइए क्या होता है। ओके, डॉल कितना दे रखा है क्वेश्चन ने इनका, कंट्री कितना है? क्या EBIT नहीं बता सकते? बोल दो फटाफट। 10,500, राइट। तो यहाँ पर 10,500 क्या निकाला आपने? ये जो आया 10,500 वो फिक्स कॉस्ट या EBIT? EBIT। हमारा EBIT आ गया 10,500। तो अब अपन वो भी बता देंगे ना, कितनी आती है फिक्स कॉस्ट? 31,500 आती है फिक्स कॉस्ट। चलो आगे की कहानी। कितना आ जाएगा EBT? ओके, आगे। ठीक है, चलो ये कंपनी बी के लिए हमने इनकम स्टेटमेंट बना लिया। अब हम किसके लिए बना लेंगे? ये देखो आंसर अपना मैच हो गया। 1,05,000, 1,05,000, 1050, 1050 कंपनी बी का, ठीक है। चलो, अब अपन यही काम किसके लिए कर रहे हैं? कंपनी ए के लिए। तो इसको यहाँ पे साइड में डाल दो। हाँ, अब अपना फोकस इस पर है। चलो, तो अब ये आप मुझे जितना बनवा सकते हो। अपन क्या करते हैं सबसे पहले ना, क्या करेंगे अपन एग्जाम में जाके अपन इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बना लेंगे, फिर जो जो डेटा दे रखा वो जहां जहां रख देंगे, और फिर देख लेंगे भाई क्या क्या नहीं, उसको ढूंढने की कोशिश करेंगे। चलो, तो आप मुझे बताइए क्या क्या दिया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट दी है क्या? कितने रुपीस? चलो, फिक्स कॉस्ट
20,000, फिर क्या दे रखा है, इंटरेस्ट 12,000। ओके, फिर अभी 2 मिनट है ना, लेवरेज को बोलते हैं भाई तू 2 मिनट रुक जा, तुझे तो यूज करेंगे। फिर इसके बाद टैक्स रेट 30% है, वो है ही। चलो, अब सारी कृपा कहां पर अटकी हुई है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं, बाकी तो सारा डेटा हमने यूज कर लिया है। एक अकेला ये है जो अब ये बाकी सारी चीजें हमें निकलवा कर दे सकता है। चलो, तो फाइनेंशियल लेवरेज है 5 टाइम्स। फाइनेंशियल लेवरेज का कुछ फॉर्मूला याद है क्या, बोलो यार। EBIT अपॉन EBT, ठीक है। प्लीज यहां पर वो वाला फॉर्मूला मत यूज कर लेना, वो बड़ा वाला DPVP, क्योंकि अगर आपने वो फॉर्मूला यूज करा तो उसमें आई भी नहीं पता है ना, और डीपी भी नहीं पता है, तो कितने अननोन वेरिएबल हो जाएंगे, 2। नहीं, ये देखो ना, DFL में क्या बोल रहा हूं कि DFL का फॉर्मूला ये भी तो है ना एक। पर आपने बोला नहीं, मैं तो मान के चल रहा हूं कि मेरी जिंदगी में प्रेफरेंस भी है, तो बस फिर कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ना आई पता है ना डीपी पता, दो दो अननोन वेरिएबल, क्या कर लोगे आप एग्जाम में। तो आपने एग्जाम में मन ही मन क्या मान लेना है कि इनका प्रेफरेंस शेयर्स है ही नहीं, तो इसलिए इनका सिंपल वाला फॉर्मूला बन जाएगा और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें असम्पशन लेना पड़ेगा कि प्रेफरेंस नहीं है, राइट। तो अब ये वाला फॉर्मूला में, ओ फंस गए रे ओबामा। देखो, DFL तो मालूम है, पर EBIT मालूम है क्या, नहीं। EBT मालूम है क्या, ये दो अननोन वेरिएबल हो गए ना, कन्वर्ट कर देंगे। 2 अननोन वेरिएबल विल बी कन्वर्टेड इनटू 1 अननोन वेरिएबल। कैसा करेंगे हम ऐसे, DFL इज इक्वल टू EBIT अपॉन EBIT माइनस आई। और अब हम बोलेंगे शान से सीना ठोक के कि DFL मालूम है, इंटरेस्ट मालूम है, क्या नहीं मालूम जिंदगी में, EBIT। चलो, तो DFL की जगह क्या सेट करेंगे, 5। EBIT की जगह क्या लिखेंगे, EBIT खुद, लेकिन I की जगह पर क्या लिखेंगे, 12,000, है ना, इंटरेस्ट दे रखा ना 12,000। चलो, और ये वापस इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये जो नीचे वाला है ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मालूम है वो क्या बन जाएगा, 5 EBIT माइनस 60,000 इज इक्वल टू EBIT। अब आप एक काम करो, इस EBIT को इधर ले लो और -60 को उधर ले लो, तो एक EBIT इधर आकर माइनस हो जाएगा, मतलब क्या बचेगा, 4 EBIT इज इक्वल टू कितना, तो एक EBIT बराबर कितना, लिख दूं यहां पर 15,000। बस अब तो आर पार लगा देंगे, नीचे ऊपर हर तरफ कैलकुलेट कर देंगे। चलो पहले ऊपर बता दो, कंट्रीब्यूशन आता है 35,000, और ऊपर बताओ 91,000। चलो अब नीचे भी शुरू हो जाओ, फिर ये देखो, ठीक है। चलिए दोस्तों, ये हमने कंप्लीट किया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 पर आए उससे पहले दोस्तों हम एक छोटा सा यहाँ पर ब्रेक ले रहे हैं, फिर से मिलेंगे।